नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 11, परिवर्तन का कारण। प्रशिक्षण मैदान खाली था। रात की नमी और ठंड के मौसम के कारण पत्थर के वजनों पर ओस की एक परत जम गई थी, जिससे वे सफेद धब्बेदार दिख रहे थे। ये सभी पत्थर के वजन हरे रंग के स्टील से बने थे। सदियों तक मौसम के प्रभाव के बावजूद भी ये घिसे नहीं थे। इस वीरान इलाके में लोग मार्शल आर्टिस्ट की ताकत मापने के लिए पाउंड, पत्थर और कड़ाही का इस्तेमाल करते थे। पाउंड में माप का स्तर पृथ्वी के समान था। एक चट्टान का वजन 100 पाउंड होता था। एक कड़ाही का वजन 10 चट्टानों के बराबर होता था, इसलिए उसका वजन 1000 पाउंड होता था। जगह खाली देखकर वह पत्थरों के वजनों की कतार के सामने खड़ा हो गया और 50 पाउंड का एक पत्थर का वजन चुना। उसने पत्थर के वजन पर जमी ओस को पोंछा और अपना शरीर नीचे झुकाया। उठो। ये चट्टान ये यून की उम्मीद से कहीं हल्की थी। वह इसे एक हाथ से उठा सकता था। ये यून बेहद खुश था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। इसके बाद ये यून ने 100 पाउंड का एक पत्थर का वजन चुना। इस बार इसे एक हाथ से उठाना थोड़ा मुश्किल था। दोनों हाथों से उठाने पर यह फिर से आसान हो गया। एक गहरी सांस लेते हुए ये यून 200 पाउंड के पत्थर के वजन के सामने खड़ा हो गया। वह उकड़ू बैठ गया और दोनों हाथों को पत्थर के वजन के नीचे रखकर अपनी मांसपेशियों को कस लिया और अपने कूल्हों से लेकर पैरों तक ताकत जुटा ली। उठो। ये यून ने दांत पीसते हुए 200 पाउंड के पत्थर के वजन को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मैंने इसे उठा लिया। ये यून बेहद खुश था। उसने करीब 3 मिनट तक पत्थर को ऊपर उठाए रखा और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। 12 साल के लड़के के वजन से लगभग 3 गुना अधिक 200 पाउंड वजन की चट्टान को उठा पाना पृथ्वी पर एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। उसकी ताकत रातों रात कई गुना बढ़ गई थी। और सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ी, उसकी गति में भी उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हुई। बचपन में शारीरिक शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और वयस्कों की तुलना में वह काफी कमजोर थी। हालांकि उसकी गति लगभग बराबर थी। पहले जब उसने झाओ तेजू के हमले का सामना किया था तो ये उनको पूरा यकीन था कि उसकी गति अपने प्रतिद्वंदी से कम दोगुनी थी। उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। उसके काले खून की उल्टी करने और गंदे पसीने के बारे में सोचते हुए यह शायद पौराणिक अस्थि मज्जा शुद्धि ही थी। अस्थि मज्जा शुद्धि के बाद उनके शरीर की नींव बेहद कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी ताकत और गति दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई। ये परिवर्तन निस्संदेह बैंगनी क्रिस्टल का परिणाम था। लेकिन बैंगनी क्रिस्टल ने उसके शरीर में ऐसा परिवर्तन क्यों किया? ये यून ने अपनी छाती के पास स्थित बैंगनी क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे खालीपन का अनुभव हुआ। ये यून घबरा गया और उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। बैंगनी क्रिस्टल गायब हो गया था। हालांकि उसकी छाती पर महसूस होने वाली वह ठंडी अनुभूति जरा भी कम नहीं हुई थी। यह क्या है? ये यून ने अपना सिर झुकाया और हल्के से अपनी छाती को छुआ जहां उसका दिल होता। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई कि बैंगनी क्रिस्टल हमेशा से वहीं था और उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। हर धड़कन के साथ बैंगनी क्रिस्टल कंपन करता था, मानो वह उसके दिल के साथ एकरूप हो गया हो। वह हल्की ठंडक हर कंपन के साथ ये यून के पूरे शरीर में फैलती गई, उसकी नसों में घूमती हुई। ये यून ने अपना सिर ऊपर उठाया और आकाश में तारों की रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं को अपनी ओर, या अधिक सटीक रूप से बैंगनी क्रिस्टल की ओर उड़ते हुए देखा। तारों की रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। ये यून के पास बैंगनी क्रिस्टल द्वारा प्रदर्शित विभिन्न घटनाओं के लिए कुछ परिकल्पनाएं थीं। बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा ही हर चीज की मूलभूत इकाई थी। विशाल घूमती हुई आकाशगंगाओं, तारा निर्माण और सुपरनोवा से लेकर घोंसले बनाने वाली छोटी चींटियों या घास के मुरझाने तक कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता से बच नहीं सकता। पृथ्वी पर ये यून द्वारा सीखी गई भौतिकी के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा से युक्त एक विशेष बिंदु से उत्पन्न हुआ था। ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है, जो जीवन में परिवर्तित होकर सब कुछ में परिवर्तित हो सकती है। और इस विचित्र दुनिया में विशेषज्ञों द्वारा की साधना भी स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का एक रूप थी। बैंगनी क्रिस्टल में ऊर्जा के साथ स्वाभाविक जुड़ाव था। यह तारों की रोशनी और ऊर्जा के अन्य रूपों को अवशोषित कर सकता था। लियान चेंग्यू द्वारा किए गए दोनों हमले भी ऊर्जा का ही एक रूप थे। ऊर्जा का वह रूप निश्चित रूप से ची का ही एक रूप था जिसे लियान चेंग्यू ने विकसित किया था। उसके शरीर में ऊर्जा छिप गई थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। हालांकि जब वह ऊर्जा उसके हृदय तक पहुंची और बैंगनी क्रिस्टल को छू गई, तो बैंगनी क्रिस्टल ने उसे अवशोषित कर लिया। यह भी स्पष्ट था कि बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित ऊर्जा कहाँ गई। उसकी नसों में बहने वाली वह शीतलता ऊर्जा का ही एक रूप थी। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित ऊर्जा उसके रक्त प्रवाह में फैल गई थी और उसके शरीर को पोषण दे रही थी। हर धड़कन के साथ ये यून को अपने शरीर में थोड़ी और ताकत महसूस हो रही थी। अपने शरीर की अस्थि मज्जा शुद्धि के बारे में सोचते हुए ये निश्चित रूप से उसकी नसों में ऊर्जा के प्रवेश का परिणाम रहा होगा। ऊर्जा हर तत्व की संरचना को बदल सकती है। ये लोगों को जीवन दे सकती है, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। उसकी अपनी ताकत 30 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड हो गई थी। इस बदलाव को पूर्ण कायापलट माना जा सकता है। इस घटना के पीछे कौन सी ऊर्जा जिम्मेदार हो सकती है? तारों की रोशनी का वह छोटा सा अंश या लियान चेंग्यू के शरीर में बची हुई ऊर्जा इस तरह के भाग्य को चुनौती देने वाले परिवर्तन को लाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी।
इसका जवाब निस्संदेह वे वीरान हड्डियां ही थीं। राशन बांटते समय लियान चेंगयू ने निर्जन हड्डियों वाले लकड़ी के बक्से को खोला। ये यून ने देखा कि निर्जन हड्डियों से कई प्रकाश बिंदु बैंगनी क्रिस्टल में समा गए। बैंगनी क्रिस्टल ने उन सभी को अवशोषित कर लिया। एक निर्जीव प्राणी की सबसे कीमती चीज उसकी हड्डियां ही होती थीं। उसका सारा सार हड्डियों में समाहित था और वह निर्जीव प्राणी के मांस से कहीं अधिक मूल्यवान थी। वीरान हड्डियों से प्राप्त सार किसी योद्धा को अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बना सकता है और लियान चेंगयू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पर्पल ब्लड वॉरियर स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उन वीरान हड्डियों का मूल्य अविश्वसनीय था। ये यून जैसा कमजोर बच्चा जिसका कोई आधार नहीं था और शरीर भी कमजोर था, उसके पास उन निर्जन हड्डियों से मिलने वाली थोड़ी सी ऊर्जा से रूपांतरित होने का कोई कारण नहीं था। ये बात समझ आने के बाद ये यून को यानोदे का अनुभव हुआ। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। बैंगनी क्रिस्टल निस्संदेह एक अनमोल खजाना था। यह उसके शरीर में समाहित हो चुका था और हर धड़कन के साथ बैंगनी क्रिस्टल उसकी नसों के माध्यम से उसके शरीर में ऊर्जा का संचार कर रहा था, जिससे उसकी शक्ति बढ़ रही थी। हर धड़कन के साथ उसकी शक्ति में वृद्धि होने और हर धड़कन के साथ खुद को विकसित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल की प्रभावशीलता भाग्य को चुनौती देने वाली थी। इतना बड़ा खजाना मिलने के बावजूद भी यून के चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। इसके विपरीत ये यून का चेहरा गंभीर हो गया। 2 जन्मों का अनुभव होने के कारण भले ही उसका पहला जीवन सीमित अनुभवों वाला रहा हो, लेकिन पुनर्जन्म के साथ ये यून के मानसिक स्वरूप में कई परिवर्तन आ चुके थे। जब ये यून ने पहली बार इस अजीब दुनिया में कदम रखा तो वह भ्रमित था, लेकिन अभ्यस्त होने के बाद वह शांत हो गया। इतने बड़े खजाने के साथ वह न तो लालची हो सकता था और न ही इच्छाओं से रहित। वह जानता था कि अगर वह बहक गया और अपने खजाने का दिखावा करने लगा तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी और मुसीबत में पड़ जाएगा। ये यून जानती थी कि बैंगनी क्रिस्टल का रहस्य किसी को भी नहीं बताया जाना चाहिए। इस विचित्र दुनिया में ये यून केवल अपनी बहन जियांग शियाओरू पर ही भरोसा कर सकता था। हालांकि एक कम व्यक्ति के जानने से एक खतरा कम हो जाता था। उस खजाने का कोई मालिक नहीं था। अगर जियांग शियाओरू, जो आसानी से आहत होने वाली एक कमजोर लड़की थी, को इसके बारे में ज्यादा पता चल जाता तो यह उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। अध्याय 12। क्या आप ताया दिव्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं? अगली सुबह ये यून जड़ी बूटियां चुनने के लिए जल्दी उठ गई। प्रशिक्षण मैदान से गुजरते हुए ये यून ने देखा कि योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य मैदान में एकत्रित थे। उनके बीचों बीच एक बड़ा बर्तन रखा था। उसमें कुछ पक रहा था जिसकी खुशबू लाजवाब थी। यह मांस की गंध थी। ये यून ने उस गंध को तुरंत पहचान लिया क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। अस्थि मज्जा शुद्धि के बाद ये यून ने महसूस किया कि उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी। चावल की दलिया पेट में जाते ही पूरी तरह पच गई। ये यून समझ गया था कि जैसे जैसे उसका शरीर बेहतर होता गया उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती गई। मार्शल आर्ट के शुरुआती दौर में होने के कारण उनमें स्वर्ग पृथ्वी युआनची को अवशोषित करने की क्षमता नहीं थी। वे ऊर्जा के स्रोत के रूप में केवल भोजन पर ही निर्भर थे। लेकिन वह प्रतिदिन जितनी कम मात्रा में चावल का दलिया खाता था वह उसकी ऊर्जा की भरपाई के लिए बिल्कुल अपर्याप्त था। बिना भोजन के वह कैसे मजबूत हो सकता था? कबीले के सभी कुलीन लोग प्रतिदिन निर्जन जानवरों का मांस खाते थे। इससे उन्हें भरपूर मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा मिलती थी और यह उनके द्वारा खाए जाने वाले साबुत अनाज के दलिया से बिल्कुल अलग था। ये यून जानता था कि लंबे समय तक भूखा रहने से उसके शरीर को नुकसान होगा। वह अभी भी विकास के दौर में था और अस्थि मज्जा शुद्धि के माध्यम से कायाकल्प होने के कारण ही उसके शरीर में इतना सुधार हुआ था। जैसे बांस जब गांठदार अवस्था में पहुंच जाता है, अगर उसे पर्याप्त पानी न मिले तो उसे खोदकर निकालना असंभव हो जाता है। इससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। दरअसल ये उनकी वर्तमान क्षमताओं के आधार पर उसे आसानी से योद्धा प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश मिल सकता था, जहां उसे बेहतर सुविधाएं मिल सकती थीं। हालांकि अगर वह एक युवा योद्धा के रूप में सब कुछ हासिल करना चाहता है तो बैंगनी क्रिस्टल का रहस्य उजागर हो सकता है। उसका रातों रात कायाकल्प होना कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा ये उनका योद्धा प्रशिक्षण शिविर या लियान चेंगयू के साथ कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं था, इसलिए उसकी योद्धा प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं थी। यह जरूर जंगली जानवर का मांस होगा। उन्होंने इसे शिकार करके प्राप्त किया होगा। जियांग शियाओरू ने ईर्ष्या से कहा। इस दुनिया की परंपराओं के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति दिन में 2 बार भोजन करता था। वे सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता नहीं करते थे, बल्कि सुबह 9 बजे नाश्ता करते थे। केवल योद्धाओं और योद्धा प्रशिक्षुओं को ही दिन में 3 बार भोजन करने की अनुमति थी। वे जागते ही भोजन कर सकते थे क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। क्योंकि योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। वे कभी कभार शिकार पर जाते थे। जंगल के खतरों के कारण इन योद्धा प्रशिक्षुओं को शिकार से बहुत कम भोजन मिलता था। जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता था उसे वे स्वयं ही खाते थे और लोगों को कुछ नहीं देते थे। इसका कारण ये था कि उन्हें प्रशिक्षण और शक्ति बढ़ाने के लिए मांस खाना आवश्यक था। वहीं गरीब आम लोगों का काम केवल शारीरिक श्रम था जिसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती थी, इसलिए उनके लिए अनाज ही पर्याप्त था। जब ये यून और जियांग शियाओरू वहां से गुजरे तो योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोगों ने उन्हें देख लिया। झाओ तेजू ने हड्डी समेत मांस का एक टुकड़ा उठाया और ये यून और जियांग शियाओरू के सामने सीटी बजाते हुए उसे चबाने लगा। इस हिरण का मांस कितना खुशबूदार है, हा हा हा। झाओ तेजू ने विजयी भाव से हंसते हुए कहा। मांस को नमक और मसालों के साथ आग पर भूना गया था, जिससे उसमें से रस निकलकर एक मनमोहक सुगंध बिखेर रहा था। झाओ तेजू अपने होठों और उंगलियों को चाटते हुए बेतरतीब ढंग से खाना खा रहा था, मानो वह अपनी ही जीभ को निगलने वाला हो।
इसके अलावा वह कभी कभार बकरी की खाल से बना एक बर्तन निकालता और उसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीता था। ये शराब थी। लियान जनजाति में शराब एक परम विलासिता की वस्तु थी। भोजन की कमी के कारण शराब बनाने के लिए अनाज प्राप्त करना कैसे संभव था। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों को अधिक राशन मिल गया, जिससे वे राशन के एक छोटे हिस्से का उपयोग करके शराब बना सके। वे सर्दियों की सुबहों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए शराब का इस्तेमाल करते थे। शराब बनाने के बाद बचे हुए अवशेष भी बर्बाद नहीं किए जाते थे, बल्कि उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता था। भले ही अवशेष खट्टी हो जाती, लेकिन भूख से मरने से तो बेहतर था, इसलिए उन्हें कभी बर्बाद नहीं किया जाता था। इसलिए आदिवासी बुजुर्गों ने योद्धाओं की तैयारी के शिविर में गुप्त रूप से शराब बनाने पर कभी आपत्ति नहीं जताई थी। हाँ, शराब पीना और मांस खाना जीवन के बड़े सुख हैं। झाओ तेजू ने जीवन की परवाह किए बिना जोर से हंसा। केवल ऐसे ही समय में झाओ तेजू ने जीवन के सुखों और योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य होने के लाभों का आनंद लिया। ये दोनों भिखारी सचमुच दयनीय हैं। चलो इन्हें बाद में बचा हुआ शोरबा पिला देते हैं। हिरणी को भून दिया गया था, इसलिए उसका शोरबा नहीं बचा था। जियांग शियाओरू जानती थी कि झाओ तेजू जानबूझकर उन्हें चिढ़ा रही है। एक झुंझलाहट के साथ उसने ये उनका हाथ पकड़ा और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी क्षण उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आए और उसने उसकी बात भेद दी। झाओ तेजू दूर था, इसलिए उसने यह नहीं सुना, लेकिन ये यून ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। जियांग शियाओरू शर्म से लाल हो गई। ये यून किनारे खड़ी होकर उसकी मासूमियत को देखकर खुश हो रही थी। जियांग शियाओरू के लिए उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होना एक बड़ी बहन होने के नाते उसके रुतबे के खिलाफ था। बहन शियाओरू, भविष्य में मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन लाऊंगा ताकि तुम दुनिया के सबसे लजीज भोजन का आनंद ले सको। ये यून ने जियांग शियाओरू की आंखों में देखते हुए गंभीरता से यह बात कही। जियांग शियाओरू अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने इसे बचकाना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे खुशी हुई कि ये यून उसके बारे में इतना सोचता है। उसने प्यार से ये यून के सिर को छुआ और नन्ही सी आवाज में उससे कहा, बहन इंतजार कर रही है। एक छोटी सी लड़की द्वारा छेड़े जाने और सिर पर छुए जाने पर ये यून अवाक रह गया। लेकिन वह क्या कर सकता था जब वह उस छोटी सी लड़की से कद में छोटा था। बहन शियाओरू, क्या आप ताएह दिव्य साम्राज्य के बारे में जानती हैं? लियान चेंगयू के कहे अनुसार 3 महीने में ताएह दिव्य राज्य के योद्धाओं का चयन होगा। चुने जाने के बाद उस व्यक्ति की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आएगा। यही कारण था कि लियान चेंगयू इतनी लगन से साधना कर रहा था और हर कीमत पर निर्जन हड्डियों का एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहता था। ताएह दिव्य साम्राज्य। शियाओरू का चेहरा यादों में खो गया। ताएह दिव्य साम्राज्य की मानव जनजाति एक प्राचीन साम्राज्य है। इसका अधिकार क्षेत्र 108 राज्यों और 24 जंगली क्षेत्रों पर है। हमारा वर्तमान स्थान क्लाउड वाइल्डनेस नामक 24 वन्य क्षेत्रों में से एक है। ताएह दिव्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। राजधानी में कई विशेषज्ञ हैं। साम्राज्य के योद्धा अधिकतर 108 राज्यों से आते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगली क्षेत्रों के योद्धा कमजोर हैं, बल्कि 24 जंगली क्षेत्रों में कम जनसंख्या के कारण योद्धाओं के चयन के आयोजन में बहुत अधिक रसद और जनशक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए मूल्यांकन लागत अधिक होती है। योद्धाओं के चयन की प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक चरण ताएह दिव्य साम्राज्य के लोगों द्वारा जनजातियों से लोगों का चयन करने के लिए किया जाएगा, अन्यथा वे युवा योद्धा जंगल को पार करके अपनी मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार ताएह दिव्य साम्राज्य द्वारा क्लाउड वाइल्डनेस में योद्धाओं का चयन करने का निर्णय बेहद अजीब है। फिर भी क्लाउड वाइल्डनेस में मौजूद असंख्य छोटे कबीलों के लिए यह एक शानदार अवसर है। लियान चेंगयू ने इस अवसर पर नजर रखी और इस छोटे से गरीब गांव से निकलकर एक ही झटके में शीर्ष पर पहुंचना चाहता है। जियांग शियाओरू के धीरे धीरे समझाने पर ये यून आश्चर्यचकित रह गई और बोली, बहन तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता है? जियांग शियाओरू की आवाज भले ही अभी बचकानी लगे, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि और बोलने की क्षमता किसी बच्चे जैसी नहीं थी। ये सब बातें मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ से सुनी है। मैंने बचपन में अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में काफी कुछ पढ़ा भी है, इसलिए मुझे काफी कुछ पता है। यूनेर, लगता है तुम्हें बहुत सी बातें याद नहीं है। मैंने ही तुम्हें पढ़ना सिखाया था। ओह, ये यून ने अपना सिर खुजलाया और शर्माते हुए मुस्कुराया। सच में, एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ सकता है? जियांग शियाओरू की यह खूबी थी कि वह पढ़ सकता था। बचपन से ही पढ़ने में सक्षम होने के कारण जियांग शियाओरू अवश्य ही धनवान परिवार में पैदा हुई होंगी। बहन शियाओरू, लियान चेंगयू ने कहा था कि अगर वह ताएह दिव्य साम्राज्य का योद्धा बन जाता है तो वह पूरे कबीले को शहर में ले आएगा। क्या ये सच है? बेहद मुश्किल। जियांग शियाओरू ने सिर हिलाया। ताएह दिव्य राज्य के योद्धा चयन में कई चरण होते हैं। प्रारंभिक दौर, सेमीफाइनल, हर दौर में कई लोग बाहर हो जाते हैं। असाधारण प्रदर्शन करने वालों को राज्य विद्वान की उपाधि दी जाती है। यह एक बेहद प्रतिष्ठित उपाधि है। राज्य विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ को राज्य की राजधानी में प्रवेश करने और राज्य के संसाधनों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। साथ ही वे ताएह पवित्र तकनीक भी सीखते हैं। पूरे कबीले को शहर में लाने के लिए न केवल सेमीफाइनल पास करना जरूरी है, बल्कि अच्छे नतीजे भी लाने होंगे। लियान चेंगयू शायद अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, और अगर वह भविष्य में उस स्तर तक पहुंच भी जाता है तो उसके व्यक्तित्व को देखते हुए ये संभावना कम ही है कि वह हमारी परवाह करेगा। यूनेर, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम ये उम्मीद तो नहीं कर रही हो कि लियान चेंगयू एक राजसी योद्धा बनकर हमें एक अच्छे जीवन की ओर ले जाएगा, है ना? मैं तो बस पूछ रहा था, ये यून ने अपनी नाक छूते हुए कहा। लियान चेंगयू पर भरोसा करने की बजाय सुअरों के उड़ने की कामना करना कहीं बेहतर होता। अगर वह आदमी एकांतवास से बाहर आ जाए और उसे जीवित देख ले तो वह शायद पहले ही मौके पर यून को मार डालेगा।
ये यून को पूरा भरोसा था कि तब तक वह आत्मरक्षा करने की क्षमता हासिल कर चुका होगा। विनाशक की पहचान अभी भी अनिश्चित थी। ऐसा लगता है कि मैं ताया दिव्य साम्राज्य के योद्धा चयन में भाग ले सकता हूँ। ये निश्चित रूप से हम दोनों के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने का एक त्वरित तरीका है। उस ताया पवित्र तकनीक के लिए किसी न किसी प्रकार की साधना पुस्तिका होनी चाहिए। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पुस्तिकाएं अनिवार्य हैं। बैंगनी क्रिस्टल जादुई हो सकता है, लेकिन ये केवल मुझे ही पुनर्जीवित कर सकता है। अगर मैं ताया दिव्य राज्य में प्रवेश नहीं करता तो मुझे साधना पुस्तिका कहाँ से मिलेगी? ये यून ने मन ही मन बुदबुदाते हुए ये निर्णय लिया। वह अभी लियान जनजाति को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि भले ही उसकी शक्ति बढ़ गई थी, फिर भी जंगल को पार करना मूर्खतापूर्ण था। उसे लियान जनजाति में रहते हुए ही अपनी शक्ति बढ़ानी थी और ताया दिव्य राज्य की योद्धा परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। यही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। वह अपनी फुर्ती का इस्तेमाल अपने ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए करने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही ये यून 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसने थोड़ी दूरी पर स्थित एक चट्टान से प्रकाश के बिंदु ऊपर उठते हुए देखे। प्रकाश के वे बिंदु कुछ सेकंड के लिए हवा में रुके रहे और फिर सीधे ही यून की छाती में जा टकराए। इसके बाद बैंगनी क्रिस्टल की हल्की ठंडक और भी तीव्र हो गई और ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसे बेहद आराम महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। ये हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये यून आसानी से ऊपर चढ़ गया और चट्टान के नीचे देखा तो उसे मुट्ठी के आकार के धधकते लाल फल दिखाई दिए। दानगुओ एक निम्न गुणवत्ता वाली बैंगनी रक्त श्रेणी की जड़ी बूटी थी। इसके रंग को देखकर लगता था कि यह 20 साल से अधिक पुरानी जड़ी बूटी थी। ये यून बेहद खुश हुआ। जैसे ही वह उसे उठाने वाला था, दानगुओ से एक हल्की सी रोशनी निकली और सीधे उसकी छाती में जा लगी। कुछ सेकंड बाद एक तीसरा प्रकाश बिंदु और फिर एक चौथा प्रकाश बिंदु दिखाई दिया। प्रकाश के बिंदुओं की संख्या बढ़ गई। दानगुओ की सतह पर हल्की चमक थी, इसलिए सावधानीपूर्वक जांच किए बिना इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। बैंगनी क्रिस्टल दानगुओ के सार को अवशोषित कर सकता था। अध्याय 14, सब कुछ निचोड़ लेना। क्या ये बैंगनी क्रिस्टल जड़ी बूटियों की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है? जी हाँ, जड़ी बूटियों में कुछ हर्बल एसेंस जरूर होगा और यह स्वयं भी किसी प्रकार की ऊर्जा होगी। जड़ी बूटियां खाने के बाद योद्धा अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका शरीर जड़ी बूटियों के सार को अवशोषित कर लेता है और उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये यून को ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। पिछले कुछ दिनों से वह अनेक प्रयोग कर रहा था। उसने आग, गर्म पानी, कपड़ों को रगड़ने से उत्पन्न होने वाली स्थिर विद्युत और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया था जिनमें ये यून को ऊर्जा का संचार होता हुआ प्रतीत होता था। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल इन ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं कर सका। बैंगनी क्रिस्टल जिन ज्ञात ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकता था वे थी तारों का प्रकाश, वीरान हड्डियां, जड़ी बूटियों का सार और लियान चेंग्यू के हमले से उत्पन्न युआन की हुई। ध्यानपूर्वक विचार करने पर कमजोर तारों के प्रकाश के अलावा ये सभी ऊर्जाएं इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्टों के प्रशिक्षण के लिए अत्यंत प्रासंगिक थीं। हो सकता है कि तारों की रोशनी का भी साधना से संबंध हो। इस दुनिया में शायद ऐसी साधना तकनीक भी हो जो तारों की रोशनी को अवशोषित करती हो। जहां तक वीरान हड्डियों और जड़ी बूटियों की बात है, ये कहने की जरूरत नहीं थी कि वे मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को मजबूत बनाने वाली अच्छी वस्तुएं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंगनी क्रिस्टल केवल उन ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकता था जो मार्शल आर्ट के अभ्यास में सहायक होती थी। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल द्वारा दानगुओं में मौजूद जड़ी बूटियों के सार को अवशोषित करने के बाद क्या दानगुओ अभी भी उपयोगी रहेगा? यह शायद बेकार है। दानगुओ देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन असल में वह जड़ी बूटियों के कचरे से भी बदतर था। ये यून जानती थी कि दानगुओ जैसी चीजों को सीधे नहीं खाया जा सकता। इसे पकाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, और शराब बनाने की प्रक्रिया केवल जनजाति के उच्च वर्ग के लोगों को ही ज्ञात थी। दानगुओं के अलावा लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत में पाई जाने वाली बाकी सभी जड़ी बूटियां खाने पर जहरीली होती थीं। इनमें न केवल कोई लाभ नहीं था, बल्कि ये पचाने में भी कठिन होती थी, जिससे व्यक्ति की अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो सकती थी। अगर ऐसा न होता तो लियान कबीले के लोग गरीबों को पहाड़ से जड़ी बूटियां तोड़ने की इतनी आसानी से इजाजत नहीं देते। अगर वे खुद ही जड़ी बूटियां खा लेते तो किसी को कैसे पता चलता? हालांकि पर्पल क्रिस्टल द्वारा दानगुओ से हर्बल एसेंस को अवशोषित करने के बाद इसने ये उनके शरीर को बिना किसी विषाक्त प्रभाव के पोषण प्रदान किया। यह बैंगनी क्रिस्टल का जादुई गुण था। इसने अराजक ऊर्जाओं को ऐसी ऊर्जाओं में परिवर्तित कर दिया जिन्हें साधारण लोग ग्रहण कर सकते थे। इसने ये यून को पहाड़ पर मौजूद सभी जड़ी बूटियों को बिना किसी को पता चले अवशोषित करने की अनुमति दी। ये बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। ये जानकर ये यून अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यूने, तुम क्यों हंस रही हो? जियांग शियाओरू चिल्लाए। वह ये यून को लेकर चिंतित थी। उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए। इतनी ऊंचाई से चट्टानों पर गिरना बहुत भयानक परिणाम होगा। बहन शियाओरू, देखो ये क्या है? ये यून ने अपनी सारी शक्ति खो चुके दानगुओं को तोड़कर नीचे फेंक दिया। दानगुओ, ये बहुत बड़ा है। जियांग शियाओरू खुश थी, लेकिन उसे उदासी भी महसूस हो रही थी। 20 साल पुरानी दानगुओ अच्छी तो थी, लेकिन उसके भाई को इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। इसे केवल कबीले के बुजुर्ग ही बनाते थे और फिर लियान चेंग्यू को उसमें भिगोकर खिलाया जाता था। मिली जुली भावनाओं के साथ जियांग शियाओरू ने दानगुओं को जड़ी बूटी की टोकरी में रख दिया। उनका लक्ष्य प्रति व्यक्ति 8 औंस जड़ी बूटियां चुनना था। आवश्यक वजन सबसे कम श्रेणी की जड़ी बूटियों पर आधारित था। 20 वर्षीय दानगुओं को इससे अधिक माना जा सकता था। आज के उनके अच्छे भाग्य के चलते वे अपना राशन बचा सकते थे। ये कितनी दयनीय स्थिति थी।
जड़ी बूटियां चुनने के लिए अपनी और अपने भाई की जान जोखिम में डालने पर भले ही उन्हें भाग्य के विपरीत दुर्लभ जड़ी बूटियां मिल जाती, फिर भी वे सब मुफ्त में दूसरों को सौंप दी जाती। यूनेर, बस इसे ठीक से करो, इससे ज्यादा ऊपर मत चढ़ो। ये यून को 10 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ते देख जियांग शियाओरू ने चिंता से चिल्लाते हुए कहा, जड़ी बूटियां अपने आप नहीं उगेंगी, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालना व्यर्थ था। ये यून ने उसकी बात अनसुनी करने का नाटक किया क्योंकि उसने पास ही एक ऊंचे देवदार के पेड़ के ऊपर एक हल्की रोशनी तैरती हुई देखी थी। वहां जड़ी बूटियां थीं। ये यून आसानी से ऊपर चढ़ गया। एक हाथ से शाखा को पकड़कर उसने चीड़ के पेड़ की जड़ों से छाते के आकार की एक जड़ी बूटी तोड़ ली। ब्लैक फंगस डेंगूर से अधिक मूल्यवान है। ये यून बेहद प्रसन्न था। उसने काले कवक से प्राप्त सारी ऊर्जा को निसंकोच ग्रहण कर लिया। उसे एक बार फिर वही सुखद अनुभूति हुई। ये यून जानता था कि काले कवक की ऊर्जा उसके हृदय में प्रवेश कर उसके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच गई है और उसकी मांसपेशियों को पोषण दे रही है। यह अनुभूति ये यून के लिए अत्यंत सुखद थी। आखिरकार ये यून पिछले कुछ दिनों से लगातार भूख की स्थिति में थी। रक्त शुद्धिकरण के बाद ये यून को पहले से कहीं अधिक भूख लगने लगी। ये यून का शरीर तेजी से बढ़ रहा था और उसे ऊर्जा की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अकेले शिकार करने में सक्षम नहीं था। अधिक मात्रा में भोजन करने से ऊर्जा तो मिल सकती थी, लेकिन क्या सामान्य भोजन जड़ी बूटियों की तुलना में बेहतर होता? दानगुओ और काला कवक ये यून के लिए समय पर सहायक साबित हुए। ये यून ने गौर किया कि काले कवक को ग्रहण करने और रक्त संचार में कुछ चक्रों के बाद काले कवक के औषधीय गुणों ने उसे भरपूर शक्ति प्रदान की और उसकी दृष्टि में सुधार किया। वह लगभग 10 मीटर दूर चींटियों का सिर और 6 पैर देख सकता था। काली फफूंद से आंखों की रोशनी में सुधार हो सकता है। ये यून को औषध विज्ञान का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वह समझ गया था कि इतनी साधारण जड़ी बूटियों से इतने चमत्कारी परिणाम नहीं मिलते। कबीले के बुजुर्गों को इस औषधि को असरदार बनाने के लिए बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन पर्पल क्रिस्टल का उपयोग करने पर परिणाम तत्काल और बहुत ही उल्लेखनीय थे। इस बैंगनी क्रिस्टल ने जड़ी बूटियों की प्रभावशीलता को बढ़ा दिया होगा। ये यून ने उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी का अवशेष काला कवक जियांग शियाओरू की ओर फेंक दिया। काली फफूंद, अरे तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जियांग शियाओरू को अविश्वास हुआ। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी पूरे दिन में शायद एक बार ही मिलती है, लेकिन ये यून ने 2 तोड़ ली। वह तो बहुत ही भाग्यशाली था। ये यून बिना कुछ कहे हंस पड़ा। बैंगनी क्रिस्टल की मदद से जैसे ही वह जड़ी बूटियों के पास पहुंचता, उसे प्रकाश की किरणें उठती हुई दिखाई देती, मानो कोई प्रकाश स्तंभ उसे जड़ी बूटियों तक ले जा रहा हो। भला वह इन कीमती जड़ी बूटियों को क्यों न चुने? इस समय तक ये यून 10 मीटर से अधिक ऊंचाई चढ़ चुका था, लेकिन उन 2 जड़ी बूटियों को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद वह सामान्य से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था और 10 मीटर से अधिक चढ़ना उसके लिए आसान हो गया था। हालांकि ये यून ज्यादा घबराहट पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह नीचे उतर गई। उसने जगह बदली और जड़ी बूटियां तोड़ना जारी रखा। जड़ी बूटियों को अवशोषित करने, चुनने और समाप्त करने की यून की रणनीति किसी तूफान की तरह थी जो सब कुछ तहस नहस कर देती है। उन्होंने पाया कि यह लियान कबीले का जड़ी बूटी पर्वत उनके लिए किसी खजाने की तरह था। वह कई दिनों से भूखा था और उसे चिंता थी कि उसमें साधना करने की शक्ति नहीं बची है, लेकिन लियान कबीले के इस जड़ी बूटी पर्वत ने उसकी इस बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। ये यून एक चट्टान पर चढ़ गई। ये चट्टान बेहद ऊंची थी और कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते थे। जियांग शियाओरू के नजरिए से वह ये नहीं देख पा रही थी कि ये यून क्या कर रही है। यूनेर, सावधान रहो। जियांग शियाओरू की आवाज चट्टान के नीचे से आ रही थी और पहाड़ी हवाओं के कारण विकृत हो गई थी। बहन शियाओरू, चिंता मत करो, मैं खुद को जानती हूँ। ये यून आसानी से चट्टानों पर चढ़ जाता था, यहाँ तक कि 4 मीटर ऊंची दीवार को भी वह एक ही लात से पार कर लेता था। उसकी दृष्टि रेखा में उसने देखा कि एक चट्टान की दरारों से एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश यून द्वारा पहले देखे गए किसी भी प्रकाश बिंदु से 10 गुना अधिक चमकीला था। अरे, ये तो है। ये यून चौंक गई। इतनी तेज रोशनी उत्सर्जित करने में सक्षम होने के लिए चट्टान के भीतर मौजूद जड़ी बूटी अत्यंत मूल्यवान होनी चाहिए। ये यून ने चट्टान को हटाया और उसे एक टेढ़ा मेढ़ा बैंगनी ज़ेड जिनसेन का पौधा मिला। यह एक ऐसी चट्टान की चोटी पर अच्छी तरह से छिपा हुआ था जिस पर कुछ ही लोग चढ़ सकते थे, इसलिए यह वर्षों तक बिना किसी की नजर में आए बढ़ता रहा। ये यून के लिए बहुत अच्छा था। ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल की मदद से बैंगनी ज़ेड जिनसेन की ऊर्जा को सोखने में कोई संकोच नहीं किया। बैंगनी क्रिस्टल बैंगनी प्रकाश से भरा हुआ था जो ये यून के शरीर में समाहित हो गया। ये यून ने अपने शरीर की नसों में गर्माहट की एक लहर महसूस की जिसने उसके अंगों को गर्म कर दिया और फिर उसके सिर तक पहुंच गई। इससे ये यून की 5 इंद्रियां अधिक तीव्र हो गईं और उसके अंगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे हवा में तैर रहे हों। यह अनुभूति नशे में होने जैसी थी। फिर भी उसका शरीर बेहद गर्म था। ये यून को ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर असीम ऊर्जा भरी हो जिसे बाहर निकालना जरूरी है। ये यून के शरीर में खुजली और बेचैनी हो रही थी। उसने ऊपर देखा तो उसे एक विशाल चट्टान दिखाई दी जिसका वजन लगभग 300 पाउंड था। ये यून को ऐसा लगा जैसे उस पर लाखों चींटियां रेंग रही हो, इसलिए उसे अपनी बेचैनी दूर करनी पड़ी। वह उस चट्टान के पास आया और उसे उठा लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 से अधिक बार उस विशाल पत्थर को उठाने के बाद उसका शरीर गर्म पसीने से तर हो गया, लेकिन उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उसे उतना रोमांच नहीं मिला और उसने पत्थर उठाकर गहरी छलांगें लगाना शुरू कर दिया। 20 बार कूदने के बाद उसके पैर सुन्न हो गए। उसके शरीर का सारा पसीना सूख चुका था। ये बहुत अच्छा लगता है। ये यून ने अपना शरीर हिलाया और उसके सभी जोड़ों से चटकने की आवाज आई।
जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अभ्यास करता था तो वह मृत शरीर की हड्डियों का सेवन करता था और अपने शरीर को जड़ी बूटियों में भिगोता था ताकि उसका मन और शरीर मजबूत हो सके। दैनिक प्रशिक्षण के साथ इसे मजबूत बनाने के बाद भी संसाधनों या इच्छाशक्ति के बिना कुछ भी हासिल करना असंभव होगा। ये यून ने उस बैंगनी जैड जिनसेन को हाथ नहीं लगाया। इतनी उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी से हंगामा मच सकता था। इसके अलावा उसने पहले ही इसके सभी औषधीय गुणों को आत्मसात कर लिया था और इसे तोड़कर खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। बिना आराम किए एक सामान्य व्यक्ति शायद 8 औंस जड़ी बूटियां भी न तोड़ पाए, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन और अपनी तीव्र इंद्रियों के बल पर वह दूर से ही जड़ी बूटियों को देख सकता था। इसलिए 2 घंटे में ही उसने जियांग शियाओरू और अपने लिए आवश्यक 16 औंस जड़ी बूटियां तोड़ ली। बेशक सारी जड़ी बूटियां बैंगनी क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से सोख ली गई थीं। हालांकि वे सतह पर ठीक ठाक दिख रही थीं, लेकिन वे पहले ही जड़ी बूटियों के अवशेष बन चुकी थीं। ये यून ने जड़ी बूटियों की टोकरी जियांग शियाओरू को सौंपते हुए उसे आदेश दिया कि वह जड़ी बूटियों को जल्दी न सौंपे ताकि किसी को संदेह न हो। यूनेर, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? जियांग शियाओरू को लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके भाई ने जड़ी बूटियां बहुत ही तेजी से तोड़ ली थीं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। बहन शियाओरू, मैं अभी नीचे कुछ काम से जा रही हूँ। तुम्हें बस यहाँ व्यस्त होने का नाटक करना है। मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए ये यून ने पहाड़ को तोड़ दिया था। अध्याय 15। 9 बादलों में गड़गड़ाहट, अचानक धनुष से झुंड पर हमले। लियान जनजाति के कबीले का प्रशिक्षण मैदान। मैदान के बीचों बीच 30 बलवान पुरुष प्रशिक्षण ले रहे थे, जिससे एक छोटा सा रेतीला तूफान उठ रहा था। वे लियान जनजाति के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य थे। उन्हें लियान जनजाति के प्रशिक्षक याओ युआन प्रशिक्षण दे रहे थे। वे कुलपति और लियान चेंगयू के अलावा उन 3 योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने नश्वर रक्त के 5वें स्तर को प्राप्त कर लिया था। बूम बूम बूम, मुखों की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज उठी। योद्धाओं की तैयारी के शिविर में मौजूद इन सदस्यों को जनजाति द्वारा व्यक्तिगत रूप से कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया गया था। सर्दी का मौसम नजदीक था। विशाल जंगल में ठंड और तेज हवा चल रही थी, लेकिन योद्धाओं की तैयारी के शिविर में मौजूद हर सदस्य अभ्यास के कारण पसीने से तरबतर था। एक चबूतरे पर खड़े होकर निगरानी करते हुए प्रशिक्षक याओ युआन ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाते हुए कहा, रुको। याओ युआन की दहाड़ बिजली की तरह तेज थी। अभ्यास कर रहे योद्धा तुरंत रुक गए। मैं तुम्हें ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट सिखाता हूँ। ये ताए दिव्य साम्राज्य द्वारा प्रदत्त बुनियादी कौशलों में से एक है। ये ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट भले ही 18 मुद्राओं से युक्त हो, लेकिन प्रत्येक मुद्रा गहन ज्ञान से परिपूर्ण है। तुम मूर्ख सुअर केवल चालें सीखते हो, लेकिन इसके पीछे छिपे गहरे ज्ञान को नहीं समझते। ये दिखावटी तो है, लेकिन किसी काम का नहीं। याओ युआन के शब्दों ने उन सभी पुरुषों की मेहनत को नकार दिया जिन्होंने खुद को संवारने में अपना समय और ऊर्जा लगाई थी। हालांकि किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि योद्धा प्रशिक्षण शिविर में याओ युआन का बहुत अधिक सम्मान था। लियान चेन्यू का भविष्य उज्ज्वल था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वह पर्पल ब्लड वॉरियर बन सकता था या पर्पल ब्लड से भी ऊंचे स्तर का योद्धा बन सकता था। याओ युआन को अपने अतीत के कारण उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। याओ युआन लियान जनजाति का सदस्य नहीं था। वह एक बाहरी व्यक्ति था जो पहले पर्पल ब्लड के स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि दुश्मनों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वह घायल हो गया और एक सामान्य योद्धा बन गया। उसने शरण लेने के लिए विशाल जंगल में प्रवेश किया और लियान जनजाति में शरण पाई, जहां वह कई वर्षों तक रहा। अपनी शक्तियां खो देने के बावजूद याओ युआन के पास अभी भी अनुभव था। योद्धा प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देने की उसकी क्षमता पर किसी को भी संदेह नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियान चेंगयू को याओ युआन ने प्रशिक्षित किया था। लियान चेंगयू जैसा युवक जो लियान जनजाति जैसी छोटी जनजाति में पला बड़ा हो, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के क्या वह इतनी उपलब्धि हासिल कर पाता? इस ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट को कम मत समझो। ताया दिव्य साम्राज्य में सबसे कीमती ताया पवित्र कौशल है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको बहुत उच्च स्तर प्राप्त करना होगा। बैंगनी रक्त से नीचे वालों के लिए ये किसी काम का नहीं है। बैंगनी रक्त से नीचे वालों को ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास करना होगा। ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्य भी ऐसा ही करते हैं। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट शरीर को प्रशिक्षित करने का एक उत्कृष्ट कौशल है। यदि आप इसके महत्व को मापना चाहें तो पूरा शहर भी शायद कम पड़ जाए। ताया दिव्य साम्राज्य गरीबों को मार्शल आर्ट सीखने और विशाल जंगल में व्याप्त खतरों का सामना करने का अवसर देकर राज्य की शक्ति को मजबूत करना चाहता था। परिणामस्वरूप उन्होंने जानबूझकर ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट को एक सार्वजनिक कौशल बना दिया। इस कौशल को सीख पाना आपका सौभाग्य है। मॉर्टल ब्लड के ची गैदर चरण तक पहुंचने के लिए आपको वीरता, शक्ति, गर्जना और मेरिडियन के स्तरों से गुजरना होगा। और इन स्तरों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, अपनी मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों को परिष्कृत करना होगा। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट सेट में 18 मुद्राएं आपकी मांसपेशियों, अंगों और हड्डियों को परिष्कृत करती हैं। यदि आप ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की पहली 6 मुद्राओं को सही मायने में समझ लें तो आप 1000 पाउंड का कड़ाहा उठा सकेंगे। एक कड़ाहे की ताकत से आप 9 से धनुष खींच सकते हैं और जोर से खींचने पर तीर 1000 कदम की दूरी तय कर सकता है और फिर भी कवच को भेद सकता है। याओ युआन ने जोर से निर्देश दिया और ये यून ने एक भी शब्द अनसुना नहीं किया। 1000 पाउंड का कड़ाहा उठाना, 9 से धनुष खींचना। उद्धरण चिन्ह। ये यून मंत्रमुग्ध हो गई। इस दुनिया में नौशी लगभग 900 पाउंड के बराबर थे। याओ युआन की बातों को सुनकर लगता है कि यह ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट वाकई एक बहुत ही बढ़िया मुक्केबाजी तकनीक है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि राज्य को मजबूत करने के लिए ताया दिव्य साम्राज्य ने इस बुनियादी मुक्केबाजी कौशल को आम जनता के लिए खोल दिया।
ताया दिव्य साम्राज्य के सम्राट में एक ऋषि के कुछ गुण हैं। बिना पलक झपकाए ये युन ने सांस रोककर प्रशिक्षण मैदान को घूर कर देखा। वह यहाँ गुप्त रूप से मार्शल आर्ट सीखने आया था। अंतरिक्ष समय में सुरंग खोदने से पहले ये युन ने मुक्केबाजी की जो तकनीकें सीखी थी वे सेना में रहते हुए सीखी गई थी। इसे तो केवल गली मोहल्ले की लड़ाई ही माना जा सकता था और इस अजीब दुनिया में ये काम नहीं आती। हालांकि उसकी शारीरिक क्षमता में बहुत सुधार हो चुका था, लेकिन मार्शल आर्ट या तकनीकों के बिना वह असली दुश्मन के सामने कमजोर पड़ जाता। तकनीकों के बिना भविष्य में उसकी साधना बहुत धीमी गति से होगी। जैसे जैसे वह ऊपर जाता समस्या और भी बढ़ जाती। अगर ऐसा नहीं होता तो ताया दिव्य साम्राज्य की ताया पवित्र तकनीक इतनी मूल्यवान नहीं होती। मैं पहले आपको एक प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। याओ युआन की आवाज गरज उठी और ये युन ने ध्यान से सुना। इस मूव को भयंकर बाघ पहाड़ से उतरता है कहते हैं। ये टेंडन को मजबूत करने के लिए अच्छा है। याओ युआन एक लकड़ी के खंभे के सामने खड़ा हुआ और अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी बाईं टखने को पकड़ा और फिर अपना दाहिना घुटना मोहा। शरीर झुकाकर उसकी पीठ धनुष की तरह मुड़ी हुई थी, जिससे हल्की हल्की आवाजें निकल रही थी। यह मुद्रा देखने में बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन इससे ऐसा लग रहा था मानो कोई धनुष खींच रहा हो। याओ युआन की दाहिनी मुट्ठी जो उसकी कमर के पास थी बिल्कुल धनुष पर लगे तीर की तरह थी। अचानक याओ युआन हिल गया। उसका शरीर अचानक सीधा हो गया। बाम! ये युन ने याओ युआन के शरीर से एक बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज सुनी। याओ युआन की दाहिनी मुट्ठी बिजली की तरह चली और सीधे लकड़ी के खंभे पर जा लगी। धमाका! लकड़ी का खंभा टूट गया। आसपास के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों ने हैरानी से सांस ली। प्रशिक्षक याओ कमाल के हैं। अरे यार, ये तो बहुत मोटा खंभा था और उसने मुट्ठी से ही इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इंस्ट्रक्टर याओ तो धातु की मुट्ठी की कला सिखा रहे हैं। वे सभी लोग याओ युआन की चापलूसी करने लगे, लेकिन असल में वे सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। विशाल जंगल में बलवान व्यक्ति की हमेशा पूजा की जाती थी। उन आदमियों की तमाम चापलूसी के बावजूद याओ युआन का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या तुमने सिर्फ मेरी मुट्ठी देखी? मैंने पहले भी कहा था, ये फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन मूव आपकी टेंडन को मजबूत करने के लिए है। मेरे मुंह की सिकुटी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि मेरा मुख का मजबूत था, बल्कि इसलिए टूटी क्योंकि मैंने अपनी टेंडन की ताकत का इस्तेमाल किया। हर किसी का शरीर अनमोल खजाना है। क्या आप जानते हैं कि ताया दिव्य साम्राज्य में तारा तीरंदाजी धनुष नामक एक अनमोल धनुष है? क्या आप जानते हैं कि इसकी डोरी किस चीज से बनी है? याओ युआन के पूछने पर वे लोग बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने कभी स्टार शूटिंग बो के बारे में सुना ही नहीं था, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि धनुष की डोरी किस चीज से बनी होती है? क्या ये रेशम से बना है? क्या ये वही मशहूर ड्रैगन रिब्स हैं? याओ युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, स्टार शूटिंग बो की डोरी ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट की मृत्यु के बाद उनकी नसों से बनी है। याओ युआन के शब्दों ने उन लोगों को अचंभित कर दिया। मानव नसें धनुष की डोरी के रूप में? बिल्कुल सही। मैंने अभी जो मूव इस्तेमाल किया, फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन, उसमें मैंने अपने पूरे शरीर को फैलाया। हड्डियों को धनुष की तरह और टेंडन्स को डोरी की तरह इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी मुट्ठी को शूट किया। टेंडन्स की ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाना ही फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन का मूल मंत्र है। तो फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन एक ऐसा मूव है जिसका इस्तेमाल टेंडन्स को ट्रेन करने के लिए किया जाता है, न कि मुट्ठी को। जब मैंने मुक्का मारा तो क्या तुमने मेरे शरीर से निकली आवाजें नहीं सुनी? याओ युआन के मुक्का मारने पर एक बहुत ही स्पष्ट आवाज आई, बाम! ये युन ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुना। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज थी जैसी तीर चलाते समय धनुष की डोरी से निकलती है। फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन एक ऐसा कौशल है जो आपकी नसें खींचता है, जिससे वे मजबूत और अधिक लचीली हो जाती हैं। फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन के चरम पर नसों से निकलने वाली आवाज ही आकाश में उड़ते हंसों को डराने के लिए काफी होती है। इसे सरप्राइज बो ड्रॉप्स फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट में एक और चाल है, ड्रैगन राइजिंग टू नाइन स्काइज, जो हड्डियों को मजबूत करने वाली चाल है। जब इसे चलाया जाता है तो पूरी हड्डियां दूर से बिना बिजली के गरजने जैसी तेज आवाज के साथ चटक उठती हैं। 9 बादलों में गर्जना हो रही है, अचानक धनुषों से हमले हो रहे हैं। अगर आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट में महारत हासिल करने वाला माना जा सकता है। याओ युआन की बातें सुनकर वे सब लोग अवाक रह गए। ये तो जरूर बड़ा चढ़ाकर कही गई बात होगी। क्या कोई व्यक्ति ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है? उन आदमियों के चेहरे के भाव देखकर याओ युआन समझ गई कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, 9 बादलों में होने वाली गड़गड़ाहट और अचानक धनुष से होने वाली बौछार का क्षेत्र आप सभी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप उस क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी नसों को इतना मजबूत बना ले कि वे धनुष की डोरी जैसी ध्वनि उत्पन्न करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, अपनी हड्डियों को इतना मजबूत बना ले कि वे कंकाल के चटकने जैसी आवाजें पैदा करें, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उस स्थिति में आप कम से कम तीसरे स्तर तक तो पहुंच ही चुके होंगे। थंडरस! जब याओ युआन उन लोगों को सिखा रहा था, तभी यह सुनकर ये युन की नसों में खून का प्रवाह तेज हो गया। 9 बादलों में गड़गड़ाहट, अचानक धनुष से हमला, झुंड पर हमला। क्या वह ऐसी स्थिति तक पहुंच सकता है? याओ युआन ने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का वर्णन करते हुए कहा कि यह इतना मूल्यवान है कि पूरा शहर भी शायद इसके लिए पर्याप्त न हो। इस विचित्र दुनिया में एक शहर पृथ्वी के शहरों से कहीं अधिक मूल्यवान था। विशाल निर्जन वन्य क्षेत्र में स्थित प्रत्येक शहर को निर्जन जानवरों की चुनौती का सामना करना पड़ता था। अनेक विशेषज्ञों के बिना इसे संभाले रखना असंभव था। एक शहर के निर्माण के लिए असंख्य रक्त बहाना पड़ता था।
ये बात स्पष्ट थी क्योंकि बहुत से गरीब लोगों ने केवल शहर के बारे में लिए गए लियान चेंगयू के साधारण वादे के कारण ही उसकी साधना में सहयोग दिया था। मुझे मुक्केबाजी की इन तकनीकों का अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा। अगर मैं इन्हें अच्छे से सीख लूं तो ताए दिव्य राज्य के योद्धा चयन में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। शायद मैं राज्य योद्धा की उपाधि भी हासिल कर लूं। और जब ऐसा होगा तो बहन शियाओरू भी मेरे साथ मिलकर गौरव का अनुभव करेगी। इस दुनिया में आने के बाद ये यून ने इसका भरपूर फायदा उठाने का फैसला किया। अध्याय 16 लियान चेंगयू के लिए थोड़ा सूप छोड़ दो। अपनी जड़ी बूटियां सौंप दो। अपनी जड़ी बूटियां सौंप दो। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, झाओ तेजू गांव के प्रवेश द्वार पर चिल्लाने लगा। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के 5 सदस्यों ने एक लंबी मेज लगाई थी। मेज पर 5 गोलाकार बर्तन रखे थे। ये बर्तन बांस से बुने जाते थे और आमतौर पर खजूर या जड़ी बूटियों को धूप में सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। 5 में से 3 बर्तन पहले से ही भरे हुए थे। लोग अपने द्वारा चुनी गई जड़ी बूटियां जमा कराने के लिए कतार में खड़े थे। एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने प्रत्येक जड़ी बूटी की आयु और दुर्लभता की पहचान की। उन्होंने एक छोटे तराजू का उपयोग करके जड़ी बूटियों का वजन किया और फिर उसे दर्ज किया। जब ये यून और जियांग शियाओरू की बारी आई तो ये यून ने धीरे से अपनी फसल उन्हें सौंप दी। दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठी। दानबुओ, काला कवक, मुलेठी की जड़, जंगली जिनसिंग, ये तो अच्छी जड़ी बूटियां हैं। बुजुर्ग व्यक्ति इन कीमती जड़ी बूटियों को ऐसे देख रहा था मानो वे उसके बच्चे हों, और जैसे ही वे उसके हाथों में आई उसने उन्हें सहलाना शुरू कर दिया। ये यून बगल में खड़ी रही और राहत की सांस ली। ये बूढ़ा आदमी जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ तो हो सकता है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि बैंगनी क्रिस्टल द्वारा जड़ी बूटियों का सार बहुत पहले ही सोख लिया गया था। ये बात समझ में आने वाली थी। पर्पल क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से सुखा दी गई जड़ी बूटियां हाल ही में तोड़ी गई जड़ी बूटियों से बिल्कुल अलग नहीं दिखती थी। हे बच्चे, तुम तो सच में भाग्यशाली हो। आज तुम अपना राशन रख सकते हो। झाओ तेजू जड़ी बूटियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था और अगर गुणवत्ता अच्छी होती तो उन्हें लियान चेंगयू से पुरस्कार मिलते। जब भविष्य में लियान चेंगयू की तरक्की शुरू होगी तो उसके चमचों को इसका फायदा मिलेगा। वह बड़े शहर में प्रवेश कर सकता है और शायद उसे शहर में नौकरी भी मिल जाए। मैंने पहचान लिया था कि तुम जड़ी बूटियां चुनने की स्वाभाविक प्रतिभा के साथ एक उपयुक्त वैद्य बन सकते हो। तुम्हें जड़ी बूटियां चुनने के लिए भेजना मेरी दूरदर्शिता का परिणाम था, जिससे तुम्हारी सर्वोत्तम क्षमता का सही चुनाव हो सका। पिछली बार न मरने से जड़ी बूटी चुनने का आपका कौशल सुधर गया है। इस मानक के अनुसार कल 1 औंस और जड़ी बूटी जमा करें। झाओ तेजू ने ये कहते हुए सहजता से मुस्कुरा दिया। क्या? जियांग शियाओरू गुस्से से आग बबूला हो गई। 16 औंस जड़ी बूटियां चुनना पहले से ही बेहद मुश्किल था, ऊपर से झाओ तेजू ने और भी मुश्किलें खड़ी कर दी। जियांग शियाओरू जानती थी कि यून जड़ी बूटियां बहुत तेजी से तोड़ता है और थोड़ी सी भी ज्यादा गति से तोड़ने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झाओ तेजू को जानते हुए ये उन्हें 1 इंच की छूट दो, वे 1 गज का फायदा उठा लेंगे। जैसा होगा, कोई ना कोई दुर्घटना तो होनी ही है। योद्धा झाओ, आप मजाक कर रहे होंगे। ये जड़ी बूटियां मैंने दिन भर की कड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से चुनी है। ये सब मेरी मेहनत का फल है। ये यून की आवाज बेहद धीमी थी। जैसे ही उसने अपने होंठ हिलाए, उसकी नजरें जड़ी बूटियों से भरे तीनों बर्तनों पर टिकी हुई थी। तीनों बर्तनों की सतह पर हल्के बिंदुओं की एक परत तैरने लगी थी। ये प्रकाश बिंदु स्पष्ट रूप से बैंगनी क्रिस्टल द्वारा बनाए गए थे। वे रात में जुगनुओं की तरह थे और धीरे धीरे ये यून की ओर तैर रहे थे। ये यून के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। बैंगनी क्रिस्टल को जड़ी बूटियों का सार सोखने में कुछ समय लगेगा। झाओ तेजू की बकवास ये यून को बहुत पसंद आ रही थी। धिक्कार है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ? झाओ तेजू ने मेज पर हाथ पटका, जिससे दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को झटका लगा। तुम जैसे कंजूस लोगों को तो बस खाना ही आता है। तुम्हारे जैसे कचरे का कोई काम तो कभी आता ही नहीं, और यहाँ आकर तरह तरह के बहाने बना रहे हो। लियान जनजाति मुफ्तखोरों को नहीं पालती। यहाँ के लोग या तो योद्धा होते हैं या फिर ईमानदारी से मेहनत का काम करते हैं। कल 1 औंस जड़ी बूटी और दे देना। दफा हो जाओ। झाओ तेजू द्वारा मुंह पर डांट खाने से ही उनका चेहरा सिकुड़ गया और उसका शरीर जम गया। उसके आसपास के लोग समझते थे कि 12 साल के बच्चे को सार्वजनिक रूप से इतनी कठोर फटकार मिलना ये यून के लिए एक बहुत बड़ा आघात होगा। झाओ तेजू ने ये यून का चेहरा पीला पड़ते देखा। वह उसे और चिढ़ाना चाहता था। जियांग शियाओरू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये यून को खींचकर दूर ले गई। लेकिन ये यून के पैर जमीन पर जमे हुए थे और वह टस से मज नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो झाओ तेजू के कठोर शब्दों से वह पत्थर का बन गया हो। मैं लगभग सब कुछ आत्मसात कर चुका हूँ। अगर मैं और अधिक आत्मसात करता हूँ तो लियान चेंगयू को संदेह हो जाएगा। ये यून झाओ तेजू की बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह उसकी बातों को एक पागल कुत्ते के भौंकने के समान समझ रहा था। उसका सारा ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसे कितनी जड़ी बूटी का सार ग्रहण करना चाहिए। लगभग 80% सोख लेना काफी होगा। मुझे लियान चेंगयू के लिए थोड़ा सूप छोड़ना है। इतनी अधिक मात्रा में जड़ी बूटियों में अगर कोई जड़ी बूटी का सार न हो तो कोई मूर्ख भी गड़बड़ी को पहचान लेगा। ये यून लियान कबीले के उच्च अधिकारियों से टकराव नहीं कर सकता था। वह झाओ तेजू से छुटकारा तो पा सकता था, लेकिन कुलपति या लियान चेंगयू जैसे लोगों का मुकाबला करने में वह असमर्थ था। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित जड़ी बूटी का सार तेजी से उसके रक्त में प्रवेश कर गया और ये उनके पूरे शरीर में फैल गया। इससे उसे अपनी नसों में गर्माहट महसूस हुई। उसका शरीर गर्म हो गया और उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। ये यून को परमानंद से अपना शरीर हल्का महसूस हुआ।
ये यून की हालत भीड़ को दयनीय लग रही थी। उसका चेहरा लाल था और उसके हाथ पैर बेजान थे। ये झाओ तेजू की फटकार का ही नतीजा रहा होगा। बेचारा बच्चा, वह बहुत छोटा है। उसे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने राशन वितरण के दिन झाओ तेजू का विरोध किया था। इस बच्चे का जीवन वाकई दुखमय है। लियान जनजाति में आने के कुछ ही समय बाद उसकी मां का निधन हो गया। वह कमजोर है और बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसमें कोई ताकत नहीं है, वह झाओ तेजू का सामना नहीं कर पाएगा। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोग गांव का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि युवा स्वामी लियान चेंग्यू सचमुच हमें शहर में ले जाएंगे? चुप रहो, बकवास मत करो। अगर योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोगों ने सुन लिया तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस बच्चे को जल्द ही ठीक करते करते मौत हो जाएगी। पहाड़ों में जड़ी बूटियां तोड़ते समय लोगों का गिरकर मर जाना आम बात थी। जड़ी बूटी जितनी महंगी होती थी उतनी ही ऊंचाई पर वह मिलती थी। ये यून ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी ही कीमती जड़ी बूटियां पहुंचाने के लिए ऊंचाई पर चढ़ाई की होगी। आगे चलकर उसका गिरकर मर जाना तय था। लेकिन अगर लियान कबीले में किसी की मौत हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। ... देर रात चंद्रमा आकाश में चांदी के हुक की तरह लटका हुआ था। लियान कुलपति के औषधि कक्ष में कुछ लोग एक बड़े बर्तन के नीचे लकड़ी के बड़े ढेर से बनी आग को हवा दे रहे थे। औषधि कक्ष के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित कर रहे थे। उन्होंने कई जड़ी बूटियों और पूरक दवाओं के मिश्रण से बनी औषधि तैयार करना शुरू किया। पूरक औषधियां और सिकाई के नुस्खे लियान कबीले में गुप्त रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते थे। आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो वे चुपके से जड़ी बूटियां चुनकर खुद ही इसका काढ़ा बना सकते थे। लियान कबीले के उच्च अधिकारियों का मानना था कि आम लोगों पर जड़ी बूटियों का प्रयोग करना वैसा ही है जैसे अच्छे अनाज को सुअरों को खिलाना। ये व्यर्थ था। यहाँ तक कि योद्धाओं की तैयारी शिविर के सदस्यों को भी अपने शरीर को जड़ी बूटियों से भिगोने का मौका नहीं मिला। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया वह हर्बल स्टू विशेष रूप से लियान चेंग्यू के लिए था। शाबाश, शाबाश, इस बार तुमने अच्छा किया। कई अच्छी जड़ी बूटियां एकत्र की गईं। कुलपिता जड़ी बूटियों की सूची देखकर बहुत संतुष्ट हुए। मुझसे यही उम्मीद थी, झाओ तेजू ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। कुलपति का आदेश था और यह युवा स्वामी लियान के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए मैं कभी भी आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। प्रशिक्षण मैदान छोड़ते ही मैं जड़ी बूटियों के पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनने की निगरानी करने के लिए दौड़ पड़ा। डरपोक लोगों को भी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। इसी वजह से हमें सौभाग्य से काला कवक और दानगुओ मिल गए। झाओ टाइजू ने ये यून से सारा श्रेय ले लिया। बुरा नहीं, तुमने खूब मेहनत की। गोदाम जाओ और 1 पाउंड मांस ले आओ, कुलपति ने झाओ तेजू के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। धन्यवाद कुलपति, झाओ तेजू ने खुशी से कहा। जी हाँ, अच्छा करो। जब चेंग्यू राज्य का योद्धा बनेगा तो उसे संदेशवाहकों की आवश्यकता होगी। यदि तुम बुद्धिमान हो तो चेंग्यू की प्रशंसा पा सकते हो। यदि तुम उसके साथ रहोगे तो चेंग्यू के उत्थान के समय तुम्हें भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। कुलपति जी, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। झाओ तेजू घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। वह कारण ही उत्साहित था। वह बच्चा ये यून उसका भाग्य का सितारा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह नन्हा सा नौकर जड़ी बूटियां चुनने में इतना माहिर होगा। भविष्य में वह उसे थोड़ी सी जड़ी बूटी और कुछ राशन जैसी सुविधाएं देगा। वह बेचारा बच्चा उस थोड़ी सी मात्रा को पाकर बहुत आभारी होगा और उसका हर काम करेगा। झाओ तेजू अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने देखते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें वह बड़े शहर में जनता पर शासन करेगा। अध्याय 17, धनुष की डोरी की तरह टेंडन। जब लियान कबीले के लोग जड़ी बूटियों से बनी औषधि तैयार कर रहे थे, तब ये यून चुपके से लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत के पीछे आ गया था। चांदनी की ओर मुंह करके ये यून एक चीड़ के पेड़ की तरह दिखने वाले एक बड़े पत्थर पर खड़ी थी। इससे पहले जब झाओ तेजू जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, तब ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों का सार अवशोषित करने का अवसर लिया था। अब जड़ी बूटियों का सार उसके शरीर में आग के तूफान की तरह फैल रहा था। जड़ी बूटियों के सार को आत्मसात करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को साधना करना था। साधना की प्रक्रिया के दौरान वह जड़ी बूटियों के सार को ग्रहण करता और अपने शरीर को प्रशिक्षित करता। ये यून ने धीरे धीरे अपना बायां पैर सीधा किया और अपने बाएं हाथ से अपनी बाईं टखने को पकड़ लिया। दाहिना घुटना मोड़कर उसका शरीर धनुष की तरह झुक गया। ये एक भयंकर बाघ पर्वत से उतरता है वाली मुद्रा थी। ये यून ने गुप्त रूप से ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की पहली 6 मुद्राएं सीख ली थीं। उसने इसे सटीक रूप से प्रदर्शित किया। फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन का मुख्य उद्देश्य शरीर की नसों को कसना था। ये यून तब तक अपने शरीर को खींचता रहा जब तक उसे दर्द नहीं होने लगा। फिर उसने दहाड़ते हुए मुक्का मारा। काचा, ये यून ने अपने सामने एक छोटे से पेड़ को मुक्का मारकर तोड़ दिया। हालांकि ये परिणाम ये यून के लिए संतोषजनक नहीं था। वह मुट्ठी की ताकत नहीं चाहता था, बल्कि अपनी नसों को उनकी अधिकतम सीमा तक धकेलने की क्षमता चाहता था। मॉर्टल ब्लड के 5 स्तरों में से पहले 3 स्तर वीर, शक्ति और प्रचंडता मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक स्थिति का मात्र मापक थे। शरीर, अंगों और हड्डियों के निरंतर प्रशिक्षण से शरीर की छिपी हुई क्षमता प्रकट होती है, जिसके परिणामस्वरूप शक्ति और प्रचंडता के स्तर प्राप्त होते हैं। ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, न कि कोई ऐसी चीज जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। ये यून समझ गया था कि ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट में महारत हासिल करके वह नश्वर रक्त के 5वें स्तर तक आसानी से पहुंच जाएगा। क्योंकि याओ युआन के अनुसार ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट एक बुनियादी तकनीक थी जिसे बैंगनी रक्त स्तर का व्यक्ति भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकता था।
काचा, एक स्पष्ट चटकने की आवाज। ये यून ने एक पतले चील के पेड़ को तोड़ दिया जिसकी मोटाई एक पूरी तरह विकसित टांग के बराबर थी। उसकी मुट्ठियां चोटिल हो गई थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित जड़ी बूटियों का सार ये यून के शरीर में एकत्रित हो रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था और ये यून की शक्ति का हिस्सा बन रहा था। ये यून ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी ढीली की और फिर से कस ली। ये यून ने अनगिनत बार भयंकर बाघ पर्वत से उतरता है मुद्रा का अभ्यास किया। ये यून की मांसपेशियां एक नन्हे पेड़ के अंकुर की तरह थी जिसे पानी दिया जा रहा हो और वह बढ़ रहा हो और फल फूल रहा हो। ये यून ने आधी रात से लेकर सुबह होने तक अभ्यास किया था। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बैंगनी क्रिस्टल, जिसने बड़ी मात्रा में हर्बल एसेंस को अवशोषित कर लिया था, ने ये यून को ऊर्जा प्रदान की, जिससे वह तेजस्वी और जागृत हो गया। ये यून ने फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन की हर मुद्रा के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। हर बार उसकी नसें अपनी चरम सीमा तक खींच जाती थीं। इस तरह का गहन प्रशिक्षण ये यून के लिए भी कठिन था। उसका शरीर पीड़ा से भरा हुआ था। पीड़ा के अलावा उसके शरीर ने पहले अवशोषित की गई सभी जड़ी बूटी की शक्ति को भी खर्च कर दिया था। वह शक्ति ये यून के मांस और रक्त में समा गई थी। ये यून की नसें बार बार खींचती थीं, जिससे वे धीरे धीरे अधिक लचीली हो जाती थीं। बूम बूम बूम। ये यून को पता नहीं था कि उसने कितने मुक्के मारे थे। शारीरिक रूप से थकाने वाले इस प्रहार के कारण ये यून की दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई थी, लेकिन मुक्कों का दर्द और नसों में खिंचाव से होने वाली धड़कन का एहसास उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। ये यून एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गई। वह अवस्था व्यवधानों से मुक्त थी, अर्धचेतना की अवस्था थी। वह सब कुछ भूल चुका था। उसे बस अपने शरीर की नसें याद थीं। धीरे धीरे ये यून ने अपनी नसों और मांसपेशियों का एक मानसिक नक्शा बना लिया था। यह एक जादुई एहसास था। इस निस्वार्थ प्रशिक्षण की अवस्था में ये यून अपनी नाड़ियों को देख सकता था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और मुट्ठियों से खून निकल रहा था। पसीने से उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसे हवा की हल्की सीटी सुनाई दी। ये यून को अपने सामने तीव्र दबाव का एहसास हो रहा था। उसे एक पल में ये यून ने अज्ञात स्रोतों से उत्पन्न शक्ति का संचार किया। उसकी नसें अपनी चरम सीमा तक खींच गईं और वह दहाड़ते हुए एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो गया। पेंग। ये यून के अभ्यास से चील का पेड़ जड़ से उखड़ गया और उसकी लकड़ी बिखर गई। उड़ती हुई लकड़ी की धूल के बीच ये यून के शरीर से स्पष्ट रूप से एक हल्की पेंग की आवाज निकली। हालांकि यह तेज नहीं था, लेकिन बेहद स्पष्ट था। धनुष की डोरी की झनकार की तरह ये खुले आसमान में विशेष रूप से साफ सुनाई दे रहा था। नसें धनुष की डोरी जैसी होती हैं, तो ये है धनुष की डोरी जैसी नसें। ये यून जमीन पर गिर पड़ा और अपनी बाहें फैलाकर आसमान की ओर देखने लगा। उस आखिरी मुक्के ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। ये यून ने गहरी सांस ली। उसकी दाहिनी मुट्ठी खून से लथपथ होकर बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन दर्द ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी कृति भयंकर बाघ पहाड़ से उतरता है की दिशा में थोड़ी प्रगति कर ली है। उस रात उसने अपने जीवन में पहली बार मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। वह ताया दिव्य साम्राज्य की सर्वोच्च तकनीक ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का अभ्यास कर रहा था। फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन नामक ये चाल केवल नश्वर रक्त स्तर 3 वाले व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती थी। थंडरस अपनी नसों का उपयोग करके धनुष की डोरी जैसी ध्वनि उत्पन्न कर सकता था, लेकिन ये यून ने ये कर दिखाया। हालांकि वह कमजोर था, फिर भी वह बहादुरों की श्रेणी में था। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी और उसकी हड्डियां और मांसपेशियां एक वयस्क से कहीं अधिक मजबूत थीं। ये परिणाम ऐसे थे जिनकी बराबरी योद्धा प्रशिक्षण शिविर का कोई भी सदस्य नहीं कर सकता था। उसने अतीत के लियान चेंगयू के वीर स्तर को भी पार कर लिया था। ... ये यून को रात भर नींद नहीं आए, लेकिन लियान जनजाति के औषधि कक्ष में जड़ी बूटियों को उबालने का काम करने वाले बूढ़े व्यक्ति की भी यही हालत थी। जड़ी बूटियों का वह बर्तन पूरी रात उबलता रहा था। बर्तन को सहारा देने वाले पत्थर भी लाल गर्म हो गए थे। भोर होते ही कुछ बलवान पुरुष बर्तन से बड़ी मात्रा में काला तरल पदार्थ निकालने आए। यही उस पूरे बर्तन का सार था। इस बार ये जड़ी बूटियां सबसे अच्छी हैं। हम इसे अभी 3 बार और उबाल सकते हैं। हालांकि इसका असर कम हो जाएगा, फिर भी ये बहुत कीमती है। आप लोग इससे नहा सकते हैं। जड़ी बूटियों का बचा हुआ हिस्सा आम लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब वीरान हड्डियों को शुद्ध किया जाएगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी। लियान कबीले की अपूर्ण शराब बनाने की तकनीक के कारण जड़ी बूटियों का केवल 20% सार ही प्राप्त हो पाता था। यही उनकी सीमा थी, और लियान चेंगयू जनजाति द्वारा भिगोने के माध्यम से प्राप्त जड़ी बूटियों के सार का केवल आधा भाग ही अवशोषित कर सका। यानी लियान चेंगयू जड़ी बूटी के सार का केवल 10% ही अवशोषित कर सका। यह अनुपात सुनने में कम लग सकता है, लेकिन यह समझ में आता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने द्वारा खाए गए भोजन का एक बड़ा हिस्सा पचा नहीं पाता। जड़ी बूटियों की तो बात ही छोड़िए, जिन्हें पचाना 100 गुना अधिक कठिन होता है। काले रंग के औषधीय तरल से भरी बाल्टी को लियान चेंगयू के एकांत कक्ष में भेज दिया गया। लियान चेंगयू ने पहले ही सुन लिया था कि उस जड़ी बूटी के बर्तन में डेंगू, जंगली जिनसेंग, ब्लैक फंगस और मुलेठी जैसी मूल्यवान जड़ी बूटियां मौजूद हैं। लियान चेंगयू की साधना उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे सफलता प्राप्त हुई। उसे अपने आप को समृद्ध करने के लिए जड़ी बूटियों की सबसे अधिक आवश्यकता थी। वाह, ये बिल्कुल सही समय पर आया। लियान चेंगयू ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ उस काले जड़ी बूटी वाले तरल पदार्थ को देखा। उसने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न अवस्था में गर्म तरल में कूद गया। तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, जो किसी भी मांस को पकाने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि लियान चेंगयू जैसे 5वें स्तर के नश्वर रक्त वाले व्यक्ति को भी पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था।
लेकिन ये तापमान जड़ी बूटियों के सार को अवशोषित करने के लिए सबसे उपयुक्त था। इतना गर्म पानी रोमछिद्रों को खोल सकता था और जड़ी बूटियों का तरल पदार्थ उनके माध्यम से योद्धा के शरीर में प्रवेश कर सकता था। अध्याय 18। अगर आप इसे और पकाएंगे तो यह ज्यादा पक जाएगा। जड़ी बूटियों के तरल में भीगना कष्टदायक था और अपने शरीर की रक्षा के लिए लियान चेंग्यू ने अपने शरीर में युआनची का संचार किया। यह अत्यंत दर्दनाक था, लेकिन ये सोचकर कि वह एक दिन ताया दिव्य साम्राज्य में प्रवेश करके ताया पवित्र तकनीक सीख सकता है और जनता पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है, लियान चेंग्यू ने इसे सहन किया। लियान चेंग्यू की मजबूत बनने की इच्छाशक्ति अद्वितीय थी। कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति कबीले के युवा सरदार के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर खूब खाता पीता और अय्याशी में लिप्त रहता। ज्यादा से ज्यादा वह एक प्रतिष्ठित युवा सरदार तो होता, लेकिन लियान चेंग्यू के समान मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाता। युवा स्वामी लियान में जबरदस्त इच्छाशक्ति है। युवा स्वामी लियान तो लोहे के आदमी की तरह है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस उबलते हुए जड़ी बूटी के तरल में भीगना संभव नहीं है। युवा स्वामी लियान तो लोगों के बीच एक अजगर है। लियान चेंग्यू को जड़ी बूटियों के तरल में झींगा मछली की तरह लाल होते देख झाओ तेजू समेत आसपास के चापलूस उसकी चापलूसी करने लगे। उनके बोलने का तरीका उनके स्वभाव के विपरीत था, क्योंकि वे आमतौर पर अपशब्दों का प्रयोग करते थे। हालांकि चापलूसी करने के लिए उन्होंने जानबूझकर बड़े बड़े विशेषणों का इस्तेमाल किया। आग और तेज करो, लियान चेंग्यू दांत पीसते हुए चिल्लाया। 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले तरल में डूबे रहना बेहद दर्दनाक था। लियान चेंग्यू के माथे पर नसें उभर आई थीं। उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, त्वचा खींची और सिकुड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में यदि कोई लियान चेंग्यू को लोगों के बीच का अजगर कहे तो वह ज्यादा से ज्यादा एक लॉबस्टर, चीनी भाषा में लॉबस्टर का शाब्दिक अर्थ है अजगर, जीनगत से संबंधित होगा। वह सचमुच अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उस जड़ी बूटी के तरल का असर उसकी उम्मीद से कहीं कमजोर था। ऐसा कैसे हो सकता है? आग को और तेज करें। चापलूसों ने लियान चेंग्यू की प्रशंसा से भरी निगाहों से एक दूसरे की ओर देखा। धत्तेरे की, युवा स्वामी लियान ने आग को और तेज करने को कहा था। तुम लोग क्यों सुस्ती दिखा रहे हो? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि युवा स्वामी लियान इसे सहन नहीं कर सकते? युवा स्वामी लियान की इच्छाशक्ति और क्षमता का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। झाओ तेजू वरिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों को सबक सिखाया। उन्हें फटकार लगाने के बाद उसने लकड़ी का बड़ा ढेर खुद ही चूल्हे में रख दिया। जैसे जैसे लपटें तेज होती गईं, आग चटकने लगी। लियान चेंग्यू को अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते देख झाओ तेजू ने जानबूझकर एक बड़ा पंखा लेकर आग को हवा दी। आग इतनी भीषण थी कि लपटें लियान चेंग्यू के बालों को जलाने ही वाली थीं। युवा स्वामी लियान, क्या आप ठीक है? झाओ तेजू ने उत्साह से मुस्कुराते हुए पूछा। लियान चेंग्यू एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने अपने दांत इतने कसकर भींच लिए थे कि मानो टूट ही गए हों। उसकी मुट्ठियां तो कसकर बंधी ही थीं, साथ ही उसकी त्वचा भी झुलसकर फटने लगी थी। फिर भी उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला। क्या हुआ? लियान चेंग्यू ने गुस्से से सोचा। झाओ तेजू के विशेष उपचार के कारण उसका शरीर पिघलने की कगार पर था। अत्यधिक गर्मी में मानव त्वचा सिकुड़कर फटने की कगार पर पहुंच जाती है। यही घटना लियान चेंग्यू के शरीर पर भी दिखाई दे रही थी, लेकिन लियान चेंग्यू को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह अपने मन के भीतरी हिस्सों में उस भयावह संभावना पर विचार कर रहा था। यह एक ऐसा डर था जो उसे जकड़ रहा था। इतने उच्च स्तर के प्रशिक्षण तक पहुंचने और पर्पल ब्लड क्षेत्र से बस एक कदम दूर होने के कारण लियान चेंग्यू अपने शरीर में होने वाले हर बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील था। उसे पता था कि वह उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों के एक बर्तन में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी हृदय गति में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। उसका शरीर शुद्ध हो गया था, लेकिन परिणाम स्पष्ट नहीं थे। वह अच्छी जड़ी बूटियों से भरे टैंक से ज्यादा कुछ अवशोषित नहीं कर सका। लियान चेंग्यू को एहसास हो गया था कि वह शायद एक अड़चन की स्थिति में पहुंच गया है। लियान चेंग्यू ने अपने गुरु याओ युआन से सुना था कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय, खासकर जब वे किसी नए स्तर पर पहुंचने वाले होते हैं, तो उन्हें अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो जीवन भर इन्हीं बाधाओं में फंसे रह सकते हैं। मार्शल आर्ट का मार्ग अंतहीन था। कलाओं के अभ्यास के लंबे मार्ग में निरंतर नए स्तरों को पार करना आवश्यक था। अंततः कोई न कोई बाधा अवश्य आती, लेकिन लियान चेंग्यू को कभी विश्वास नहीं हुआ कि बैंगनी रक्त स्तर में प्रवेश करते समय ही उन्हें अपनी पहली बाधा का सामना करना पड़ा। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह स्वर्ग का प्रिय पुत्र था, उथले पानी में फंसा हुआ एक सुनहरा अजगर। उसे आकाश में उड़ने के लिए बस थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत थी। एकमात्र पर्पल ब्लड क्षेत्र उसके लिए बाधा कैसे बन सकता है? उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और आग बरसाओ, लियान चेंग्यू गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। और भी आग। झाओ तेजू को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसने देखा कि लियान चेंग्यू के हाथों और पैरों की त्वचा फट रही है। उसे इस हालत तक पकाने की जरूरत नहीं थी। युवा मालिक, अगर आप इसे और पकाएंगे तो ये ज्यादा पक जाएगा, नौकरों के समूह ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे और आग चाहिए। लियान चेंग्यू क्रोधित शेर की तरह जोर से दहाड़ा। झाओ तेजू के पास अपने अधीनस्थों के साथ आग को और भड़काने के अलावा कोई चारा नहीं था। आग की लपटें तेज हो गईं। तरल में मौजूद जड़ी बूटियां उबलने लगीं। जड़ी बूटियों का बर्तन उबल चुका था, यहाँ तक कि लियान चेंग्यू को भी उबलते पानी में टिके रहने में मुश्किल हो रही थी। इसके अलावा उसका शरीर जड़ी बूटियों का सार पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाया था। अंत में वह अपनी युआनची ऊर्जा को विस्फोटित करते हुए दहाड़ उठा। धमाका! जड़ी बूटी का टैंक फट गया, जिससे जलता हुआ गर्म तरल चारों ओर बिखर गया। आसपास खड़े नौकर चाकर झुलसती गर्मी से दर्द से चीखने लगे। सौभाग्य से उन सभी ने कपड़े पहने हुए थे।
हालांकि कपड़ों पर गिरने के बावजूद बहुत गर्मी थी, लेकिन तापमान पहले ही काफी कम हो चुका था। इसके अलावा उनकी त्वचा मोटी थी जिससे वे जलने को सहन कर सके। बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन ये चापलूस चापलूसी करने में माहिर थे। वे जानते थे कि लियान चेंगयू राज्य का योद्धा बनेगा और एक दिन ताया दिव्य राज्य का नायक बन सकता है। अगर वे लियान चेंगयू की चापलूसी करते तो उनका भविष्य उज्जवल होता। इसलिए झाओ तेजू समेत कई चापलूसों ने अपने जलने के घावों की अनदेखी करते हुए जमीन पर लेटकर चिल्लाया, युवा स्वामी लियान को उनकी महारत के लिए बधाई। लियान चेंगयू द्वारा जड़ी बूटी के टैंक को उड़ाने का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। झाओ तेजू और अन्य लोगों ने इसे लियान चेंगयू द्वारा सफलता प्राप्त करने के रूप में गलत समझा। उन्होंने तुरंत ही सब कुछ समेट लिया, लेकिन लियान चेंगयू की खिलखिलाती हंसी और उनके द्वारा पुरस्कार देने का सिलसिला नहीं हुआ। इसके विपरीत लियान चेंगयू का पूरा शरीर लाल हो गया था। उनकी त्वचा फट चुकी थी जिससे वे बेहद खूंखार दिख रहे थे। भाग जाओ! बेहद गुस्से में भरे लियान चेंगयू ने झाओ तेजू और अन्य चमचों को लात मारी जिससे वे गिर पड़े। लात लगने से झाओ तेजू हक्का बक्का रह गया। उसके नितंबों में असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तुम सब यहाँ से भाग जाओ! लियान चेंगयू ने जोर से चिल्लाया। उसके चमचे बुरी तरह डर गए और जल्दी से भाग गए। अचानक लियान चेंगयू ने अपना हाथ उठाया और कहा, वापस आ जाओ। लियान चेंगयू की निगाहें ठंडी थीं, मुझे जड़ी बूटियों के अवशेष दिखाओ। हाँ, नौकरों ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे चुपचाप भाग गए और जड़ी बूटियों के अवशेष वापस ले आए। लियान चेंगयू ने जड़ी बूटियों के अवशेषों को खंगाला और शराब बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उसका चेहरा लगातार बिगड़ता जा रहा था। जड़ी बूटियों के अवशेषों में कोई समस्या नहीं थी। उसमें कई अच्छी जड़ी बूटियां डाली गई थीं। वास्तव में किसी बड़े कबीले का चिकित्सक भी यह नहीं बता पाता। भला कौन सोच सकता था कि कोई व्यक्ति बिना किसी गुप्त प्रक्रिया के जड़ी बूटियों का सारा सार सोख सकता है। जड़ी बूटियों के अवशेष देखने के बाद लियान चेंगयू ने पुष्टि की कि वह अपनी समस्या के समाधान की अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। धिक्कार है! लियान चेंगयू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी दीवार पर पटकी। उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट में प्रतिभा दिखाई थी। याओ युआन ने पहले ही कहा था कि वह एक बड़े कबीले में भी सर्वश्रेष्ठ में से एक होगा। समस्या उसके शरीर की वजह से नहीं थी, बल्कि इस लियान कबीले की वजह से थी। जनजाति ने मुझे जो जड़ी बूटियां दी वे बहुत कमजोर थीं। बड़े जनजातीय समूहों के प्रतिभाशाली युवा बचपन से ही जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। वे भोजन में मृत हड्डियों को खाते हैं। मैं भला उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? लियान चेंगयू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसे इस बात से नफरत थी कि वह एक अमीर परिवार में नहीं, बल्कि इस उजाड़ जगह में पैदा हुआ था। इस बेचारे लियान कबीले ने मेरे 17 साल बर्बाद कर दिए। अगर मैं ताया दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार में पैदा हुआ होता तो मैं बैंगनी रक्त क्षेत्र या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका होता, और शायद ताया दिव्य साम्राज्य के राजगद्दी के लिए दावेदारी भी कर सकता था। ये सोचकर वह लियान कबीले का साथ नहीं दे सका। उसे लियान कबीले से नफरत हो गई। लियान कबीले के सारे संसाधन भी उसके पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थे। मैं शाही परिवार में क्यों पैदा नहीं हो सका? काश मैं भी इन सब चीजों का आनंद ले पाता। उनका शुरुआती बिंदु ऐसी जगह था जहां तक मेरे लियान कबीले की नजर भी नहीं पहुंच सकती थी। फिर भी मैं कुत्ते की तरह ऊपर चढ़ रहा था। मुझे इससे नफरत है। आओ! लियान चेंगयू चिल्लाया। झाओ तेजू जरा भी देर नहीं करना चाहता था और चुपचाप लियान चेंगयू की ओर दौड़ पड़ा। मेरा आदेश मानो, कड़ाही तैयार करो और गांव के योग्य पुरुषों को इकट्ठा करो ताकि वे उजाड़ हड्डियों को शुद्ध करना शुरू कर सके। झाओ तेजू का दिल उछल पड़ा। आखिरकार शुरुआत हो ही गई। कुछ दिनों बाद तो होना था। जड़ी बूटियों के बारे में चुनते रहो। लियान चेंगयू की आवाज में उदासीनता थी। लियान कबीले का हर्ब माउंटेन लियान कबीले की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी और जड़ी बूटियों की अत्यधिक कटाई को रोकने के लिए उनकी कटाई हमेशा विनियमित रहती थी। लेकिन अब लियान चेंगयू कुछ ही महीनों में लियान कबीले को छोड़ने के लिए तैयार था। लियान कबीले का हर्ब माउंटेन अब उसके लिए महत्वहीन हो गया था, इसलिए वह उससे सब कुछ निचोड़ लेना चाहता था। उस अवरोध के कारण दम घुटने से उसे जड़ी बूटियों से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। जहां तक उन निर्जन हड्डियों की बात है, अब समय आ गया था कि वे निर्जन हड्डियां उसे इस अड़चन को पार करने में मदद करें। अध्याय 19 शक्ति। लियान जनजाति के अनाज सुखाने के स्थान पर एक मानव आकार का बड़ा बर्तन रखा गया था। उस बड़े बर्तन में ली अग्नि का जल भरा हुआ था। ये ली फायर वाटर भी बड़ी जनजातियों से खरीदा जाता था और इसमें आग की शक्ति समाहित थी। ये बिना उबले 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक पहुंच सकता था। इसका विशेष रूप से उपयोग मृत हड्डियों को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। बड़े कड़ाहे के नीचे रखी लकड़ियां खास थीं। वे बैंगनी रंग की थीं। उनका आकार घुमावदार था। हर लकड़ी एक सूखे पुराने सांप जैसी थी। हालांकि बैंगनी रंग की लकड़ियां देखने में आकर्षक नहीं थीं, फिर भी वे महंगी मानी जाती थीं। इन लकड़ियों में एक विशेष प्रकार की आग छिपी होती थी। एक बार जलाने पर ये लकड़ियां पूरे दिन जल सकती थीं और कई बड़े बर्तनों में आग उबाल सकती थीं। लियान कबीले ने इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। फिर भी वे बैंगनी रंग की लकड़ियों का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे थे। वे दिन में केवल एक ही लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही आग भड़क उठी। बैंगनी रंग की लकड़ियों से गहरे बैंगनी रंग की लपटें निकल रही थीं, लेकिन शोर बिल्कुल नहीं था। लपटों का तापमान इतना अधिक था कि चट्टान भी पिघल सकती थी। बैंगनी लपटों के नीचे ली फायर के पानी का कड़ाहा उबलने लगा। वीरान हड्डियों के शोधन की देखरेख लियान कबीले के मुखिया कर रहे थे, जो लियान चेंगयू के दादा थे। चूंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए उन्होंने इसे स्वयं करने का निर्णय लिया।
इन निर्जन हड्डियों को नीचे उतारो। पानी का तापमान उपयुक्त होने पर कुलपति ने आदेश दिया। कुछ हटे कट्टे ग्रामीणों ने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा उठाया, उसमें पड़ी हुई हड्डियों को बाहर निकाला और फिर उसे एक बड़े कड़ाहे में डाल दिया। कुलपति ने उदास चेहरे से कड़ाही में उठ रहे बुलबुलों को देखा। सामान्यतया परित्यक्त हड्डियों को परिष्कृत करना ऐसा काम नहीं था जो सामान्य लोग कर सकें। वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने में विशेषज्ञता रखने वाले लोग वीरान स्वर्ग के स्वामी कहलाते थे। वीरान स्वर्ग के स्वामी का दर्जा सर्वोच्च सम्मान के समान था। उनके पास निर्जन हड्डियों में निहित सार को शुद्ध करने की क्षमता थी, जिससे वे उस चीज को परिष्कृत कर सकते थे जिसका कई मार्शल आर्टिस्ट सपना देखते थे और जिसके लिए होड़ करते थे, निर्जन हड्डियों का अवशेष। हड्डियों के एक सामान्य कंकाल का वजन लगभग 10,000 पाउंड होता था। हालांकि यह ज्ञात था कि हड्डियों में अपार ऊर्जा संग्रहित होती है, फिर भी मनुष्य इतनी बड़ी मात्रा में हड्डियों का सेवन करने में असमर्थ थे, और अगर वे ऐसा करते भी तो इसे पचाना मुश्किल था। निर्जन हड्डियों में निहित ऊर्जा आसानी से अवशोषित नहीं होती थी, यहाँ तक कि बड़ी मात्रा में निर्जन हड्डियों का सेवन करने पर भी इसकी दक्षता 10% से कम होती थी। लेकिन एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी द्वारा परिशोधन के बाद एक निर्जन अस्थि अवशेष में परिवर्तित होने पर यह एक लोंगन जितना छोटा या यहाँ तक कि एक सेम जितना छोटा हो जाएगा। एक धनी व्यक्ति आसानी से एक दिन में ऐसे 7 से 8 अवशेष खा सकता है। निर्जन स्वर्ग के एक गुरु द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद इसका सार आसानी से अवशोषित हो जाता था। जब तक कोई मार्शल आर्टिस्ट एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता था जिससे उसका शरीर अतिप्रवाह से फटने से बच जाता था, तब तक वह अंततः निर्जन अस्थि अवशेष को पचाने में सक्षम हो जाता था। एक ऐसा निर्जन स्वर्ग स्वामी जो उच्च स्तरीय निर्जन जीवों को परिष्कृत कर सकता था, एक बहुत बड़ी संपत्ति थी जिसके लिए प्रमुख शक्तियां होड़ में लगी हुई थी। अफवाहों के अनुसार ताया दिव्य साम्राज्य के राष्ट्रीय गुरु एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी थे। उन्हें जो दर्जा और प्रतिष्ठा प्राप्त थी उसकी कल्पना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। इस दुनिया में कई स्तर के निर्जन जीव थे। कुछ निर्जन जीव 7 समुद्रों को पार कर सकते थे, पहाड़ों को चीर सकते थे। इन निर्जन जीवों की हड्डियों को शुद्ध करना इतना कठिन था कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह असंभव था। ऐसी अफवाह थी कि एक निर्जन स्वर्ग के उस्ताद ने, जो एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुका था, एक प्राचीन निर्जन जानवर बैंगनी स्वर्ण चिमेरा की हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए एक विशाल सरणी स्थापित की थी, जिसमें उसे 12 साल लगे थे। 12 वर्षों तक वीरान पड़ी हड्डियों के एक समूह को परिष्कृत करने की प्रक्रिया, साथ ही उस व्यक्ति की रहस्यमय पहचान ने इस किंवदंती को और भी आकर्षक बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के कारण 1000 मील के दायरे वाला क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया। यहाँ तक कि निर्जन स्वर्ग के स्वामी को भी निर्जन हड्डियों के अवशेष को शुद्ध करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। यह अज्ञात था कि पर्पल गोल्ड चिमेरा के अवशेष का उपयोग किस लिए किया जाता था। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कुछ का कहना था कि इसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए किया गया था। इसके उपयोग के संबंध में दर्जनों मत प्रचलित थे। प्रत्येक मत के अपने अपने अनुमान थे, जैसे कि निर्जन स्वर्ग के गुरु की पुत्री, उनकी प्रेमिका, उनकी शिष्या आदि। ऐसी अफवाहों ने उनके मन में वीरान स्वर्ग के स्वामी की छवि को और भी पुख्ता कर दिया। यही कारण था कि इन किंवदंतियों को बड़ा चढ़ाकर बयानों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। ये बात समझ में आती थी क्योंकि उस विशाल जंगल में लोगों का जीवित रहना बेहद मुश्किल था। ऐसे विशेषज्ञों की पूजा कर पाना, भले ही वे उन्हें जानते न हो, केवल किंवदंतियों के आधार पर ही उनके लिए बेहद रोमांचक था। लियान कबीले की बात करें तो चीटी जैसे छोटे कबीले के लिए कभी भी किसी निर्जन स्वर्ग के स्वामी को नियुक्त करना संभव नहीं था। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर के निर्जन स्वर्ग के स्वामी को भी वे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए वे वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए केवल आदिम तरीकों का ही उपयोग कर सकते थे। सौभाग्यवश जिन वीरान हड्डियों को वे परिष्कृत कर रहे थे उनकी कीमत कम थी। यहाँ तक कि आदिम तरीकों से भी वीरान हड्डियों का लगभग 50-60% सार निकाला जा सकता था। लियान चेंग्यू के लिए इतना ही काफी था। वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया दिन रात बिना रुके चलती रही। विशेषकर रात के समय गांव में किसी आबादित स्थान से बैंगनी रंग की लकड़ियों से निकलने वाली रहस्यमय चमकीली बैंगनी रोशनी देखी जा सकती थी। जब लियान कबीले के लोग वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने में व्यस्त थे, तब यून निष्क्रिय नहीं बैठा था। वह दिन रात अभ्यास कर रहा था। लियान कबीले के पिछले पहाड़ पर बहुत कम लोग जाते थे, इसलिए यून के लिए आत्म साधना करने के लिए यह आदर्श स्थान था। ये यून को ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास करते हुए 5वां दिन हो चुका था। पेन पेन ये यून लगातार मुके बरसा रही थी। हर मुके के साथ धनुष की डोरी की झनकार सुनाई दे रही थी, मानो कोई धड़कन चल रही हो। ये यून ने एक के बाद एक पेड़ काट डाले। गहरी सांस लेते हुए ये यून के शरीर में खून का प्रवाह तेज हो गया था। उसकी बाहों और मुट्ठियों की रक्त वाहिकाएं उभर आई थीं। हाँ, ये यून दहाड़ा और अपने सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर मुक्का मारा। काचा, वह चट्टान चूर चूर हो गई। ये यून की नसें अपनी चरम क्षमता पर पहुंच चुकी थीं। सू जंगल में मौजूद पक्षी शोरगुल से घबराकर आकाश में उड़ गए। जैसे ही वे जल्दी से उड़ गए, पक्षियों द्वारा ढीली की गई पत्तियां ये यून के चेहरे पर गिर पड़ी। ये यून को एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। यह अविश्वसनीय रूप से ताजगी भरा अनुभव था। हालांकि वह ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की 18 मुद्राओं के साथ सरप्राइज बोर्ड ड्रॉप्स फ्लॉक के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन पेड़ों से पक्षियों को डराना भी एक उल्लेखनीय प्रगति थी। ये यून की ताकत अभी भी अपर्याप्त थी। वह केवल लगभग 600 पाउंड ही उठा सकता था। यदि वह कई कड़ाही या यहाँ तक कि 10,000 पाउंड जितनी ताकत हासिल कर लेता, तो आकाश में हंसों के झुंड को चौंकाना असंभव नहीं होता। हालांकि उसकी ताकत केवल 600 पाउंड थी, लेकिन जब ये यून के भयंकर बाघ की तरह पहाड़ से उतरने वाले हमले की ताकत का इस्तेमाल किया गया तो वह 600 पाउंड से कहीं अधिक थी।
भयंकर बाघ पर्वत से उतरता है, जिसमें नसें धनुष की डोरी की तरह काम करती हैं और मुख्य उद्देश्य मुक्का मारने से पहले संभावित ऊर्जा को संग्रहित करना होता है। ऐसा मुक्का 1000 पाउंड की ताकत का होता है, जो बाघ का सिर तोड़ने में पूरी तरह सक्षम होता है। ये यून ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने शरीर में प्रवाहित हुई ऊर्जा को महसूस किया, जिसने उसे असीम आराम दिया। अनजाने में ही ये यून की सांसें बहुत लंबी और धीमी होने लगी। उसके शरीर में रक्त प्रवाह की गति में भी बदलाव आने लगे। ओह, ये यून ने अपने दोनों हाथों को देखा। उभरी हुई रक्त वाहिकाएं गायब हो गई थी, उसकी सांसें शांत हो गई थीं और हृदय गति काफी धीमी हो गई थी। ये यून को कुछ एहसास हुआ और वह उछलकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और फिर उसे थूक दिया। वाह! एक सफेद गैस तीर की तरह 6 मीटर की दूरी तक आगे बढ़ी। गिरते हुए पत्ते को छेदने के बाद वह घूमकर दूर जा गिरा। वीरता का क्षेत्र। मैं अंततः वीरता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। एक वीर योद्धा लंबी सांसें लेता था। उसकी हृदय गति धीमी लेकिन मजबूत होती थी। वीर योद्धा से उसका सबसे बड़ा अंतर उसकी सहनशक्ति थी। वह लंबे समय तक युद्ध कर सकता था और दूर से भी प्रहार कर सकता था। उदाहरण के लिए, विगोर योद्धाओं का एक दस्ता युद्ध के मैदान में एक दिन में सैकड़ों मील की यात्रा कर सकता था, जिससे 1000 मील की दूरी से अचानक हमला किया जा सकता था। ये यून का शरीर प्रशिक्षण के एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके लिए शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करना एक स्वाभाविक सफलता थी। इस दुनिया में आने के बाद मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल 5 दिनों तक ही किया है। 5 दिनों में ही मैं मॉर्टल ब्लड के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। यह मॉर्टल ब्लड स्तर तो मार्शल आर्टिस्ट का बुनियादी चरण ही है। आगे के स्तर अज्ञात हैं और तय डिवाइन किंगडम के विशेषज्ञ किस स्तर पर हैं। पर्पल कार्ड होने के कारण स्वयं को विकसित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो विकास तकनीक की आवश्यकता में थी। अगर उसके पास अपनी साधना को निर्देशित करने की कोई तकनीक न होती तो वह उस रसोइये की तरह होता जिसके पास ढेर सारी अच्छी सामग्रियां तो होती, लेकिन खाना पकाने का कोई कौशल नहीं होता। वह फिर भी अच्छा भोजन नहीं बना पाता। चूंकि मैंने विगोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो चलिए ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की तीसरी मुद्रा आजमाते हैं। पूर्वी आकाश को सफेद होते देखी यून ने मन ही मन कहा। यह देखकर वह तेजी से पहाड़ी से नीचे भागा। रास्ते में वह अनाज सुखाने के मैदान के पास से गुजरा। उसने अपने कदमों की गति धीमी कर दी। 1000 पाउंड के कड़ाहे के नीचे बैंगनी रंग की आग भयंकर रूप से धधक रही थी। 20 मीटर के दायरे में एक ऊंची लकड़ी की बाड़ थी, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को पास आने से रोक रही थी। लकड़ी की बाड़ के कारण ये यून को अंदर की स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं था। हालांकि वह दूर से ही आग की भीषण गर्मी महसूस कर सकता था। हालांकि भीषण गर्मी के बावजूद ये यून को उसमें एक स्पष्ट ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि ठंड का एहसास सीधे तौर पर नहीं हो रहा था, लेकिन वह असहनीय थी। अध्याय 20। ये यून के संदेह। पिछले 2 दिनों से ये यून अभ्यास में लीन था। चोटों के कारण उसके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। ये यून अक्सर आधी रात को चुपके से बाहर निकल जाती थी और यह बात जियांग शियाओरू की नजर से नहीं बच पाए। यूने, पिछले कुछ दिनों से तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? ये यून की मां के निधन के बाद से जियांग शियाओरू ने ये यून की मां होने की जिम्मेदारी संभाली हुई थी और हर संभव तरीके से उसकी देखभाल कर रही थी। यहाँ तक कि जब ये यून कोई गलती करता था, तब भी जियांग शियाओरू उसे दोष नहीं देती थी, बल्कि तब तक उसे घूरती रहती थी जब तक कि यून अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेता था। आज भी वही हाल था। ये यून जड़ी बूटी चुनते समय खुद को चोट लगने का बहाना बनाना चाहता था, लेकिन जियांग शियाओरू की सतर्क निगाहों के सामने वह सच बोलने से पहले हिचकिचाया। बहन शियाओरू, मैं रात में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। मेरे हाथ पर लगी चोटें मेरे अभ्यास के दौरान ही लगी हैं। जियांग शियाओरू हैरान रह गई। क्या वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी? यूने, तुमने मार्शल आर्ट किससे सीखा? मैंने इसे चुपके से सीखा, ये यून ने ईमानदारी से कहा। जियांग शियाओरू का चेहरा बदल गया। चुपके से कबीले की मार्शल आर्ट सीखना एक अपराध होता। मार्शल आर्ट सीखना आसान भी नहीं था। जड़ी बूटियों और मांस के बिना भी अच्छा भोजन जरूरी था। ये यून तो रोजाना सिर्फ दलिया और जंगली सब्जियां खाता था। उसके पास अभ्यास करने की ताकत कहां से आती थी? ये जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। बहन शियाओरू, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? ये यून ने जियांग शियाओरू का हाथ पकड़ते हुए गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। जियांग शियाओरू ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर रुककर अनजाने में ही अपना सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो और कुछ मत पूछो। बहन शियाओरू, मैं तुम्हें भविष्य में एक बेहतर जीवन की ओर ले जाऊंगा, ये यून ने गंभीरता से कहा। जियांग शियाओरू इस अजनबी दुनिया में उसकी पहली मुलाकात थी और वही थी जिसने तब से अपनी जान देकर उसकी देखभाल की थी। उसे उसके प्रति कृतज्ञता का भाव था। वह न केवल अपना भाग्य बदलना चाहता था, बल्कि जियांग शियाओरू का भाग्य भी बदलना चाहता था। जियांग शियाओरू ने ये यून को हैरानी से देखा। उसके मन में एक विचार आया, उसका भाई बड़ा हो गया है। वह पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। उसके शब्दों को बचकाना नहीं समझा जा सकता था। वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। ये यून धीरे धीरे अपने साधारण भोजन का आदी हो रहा था, या यूं कहें कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। अनाज का दलिया भले ही बेस्वाद था, लेकिन भूख बढ़ने पर ये यून उसे तुरंत पचा लेता था। लियान कबीले के हर्ब माउंटेन के सहारे के बिना ये यून भूख से मर जाता और वेगा क्षेत्र में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जड़ी बूटियां शरीर की पोषण और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थीं, लेकिन ये भोजन का विकल्प नहीं थी। जड़ी बूटियों का स्वाद अनाज के दलिया से भी बदतर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये यून जैसे पेटू के लिए यह एक यातना बन गई।
उसके जीवन में एकमात्र अच्छी चीज जियांग शियाओरू की अचार वाली सब्जियां थीं। ये कहना दुखद था कि यद्यपि यून पृथ्वी पर धनी नहीं माना जाता था, फिर भी उसे मनचाहा भोजन खाने का अवसर प्राप्त था। लेकिन इस अजीब दुनिया में आने के बाद से उसने मांस का स्वाद नहीं चखा था। अब उसके लिए अचार वाली सब्जियां ही एक विशेष व्यंजन बन गई थीं। हालांकि जियांग शियाओरू के अचार को वाकई बहुत स्वादिष्ट माना जाता था। जियांग शियाओरू के परिवार के लिए अचार खाना विलासिता की बात थी, क्योंकि गांव में नमक नहीं था। सारा नमक बड़े कबीलों से खरीदना पड़ता था। अधिकांश नमक योद्धाओं के प्रशिक्षण शिविर को दिया गया था। वे नमक का उपयोग मांस को संरक्षित करने के लिए करते थे, इसलिए आम लोगों को बहुत कम मात्रा में नमक वितरित किया गया। इसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी का सूप उबालने के लिए किया जाता था। सब्जियों का अचार बनाने के लिए इसका उपयोग करना स्पष्ट रूप से खाने का एक खर्चीला तरीका था। कुछ दिनों बाद लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत पर मौजूद सारी जड़ी बूटियां सूख गईं। बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन के बावजूद अच्छी जड़ी बूटियां भी नहीं मिल पाईं। जड़ी बूटियां सौंपने के लिए ग्रामीणों ने उनके अंकुर भी उखाड़ दिए। भविष्य की परवाह किए बिना उन्होंने इस तरह पूरे जड़ी बूटी के पहाड़ को सुखा डाला। ऐसा लगता है कि लियान कबीले ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और जिस जमीन पर वे रहते थे उसे भी छोड़ दिया है। सारी उम्मीदें लियान चेंगयू पर टिकी थीं। हालांकि अगर लियान चेंगयू ताया दिव्य राज्य के योद्धा चयन में पास भी हो जाता तो योद्धा तैयारी शिविर के कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिलता। संभवतः सभी आम लोगों को छोड़ दिया जाता। उद्धरण चिन्ह। ये यून के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। विशाल जंगल में जीने का यही तरीका था। संसाधन सीमित थे, बलवानों को अधिक संसाधन प्राप्त होते थे जबकि कमजोरों का सफाया हो जाता था। जड़ी बूटी पर्वत का मूल्य लगातार घटते जाने के कारण लियान कबीले के उच्च अधिकारियों ने जड़ी बूटी पर्वत पर ध्यान देना बंद कर दिया। उनका सारा ध्यान और ऊर्जा निर्जन हड्डियों के शोधन पर केंद्रित हो गई। हड्डियों का ये वीरान ढेर अत्यंत महत्वपूर्ण था। लियान कबीले ने हड्डियों के इस वीरान ढेर पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनकी सारी उम्मीदें इसी पर टिकी थीं। यहाँ तक कि लियान चेंगयू ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी उम्मीदें, उसका सब कुछ अब इसी पर टिका था। उन वीरान हड्डियों को शुद्ध करने में 60 दिन लगे। शोधन प्रक्रिया के 10वें दिन कुछ अजीब घटना घटी। वीरान पड़ी हड्डियों को शुद्ध करने का काम कर रहे कुछ ग्रामीण बीमार पड़ गए। शुरुआत में खांसी और बुखार हुआ, लेकिन जल्द ही दस्त, त्वचा पर चकत्ते और अवसाद फैल गया। लक्षण टाइफाइड से मिलते जुलते थे। इतने विशाल जंगल में बसी एक छोटी जनजाति के लिए अच्छी शारीरिक क्षमता और मजबूत शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता वाला एक सामान्य योद्धा काफी होता, लेकिन गरीब ग्रामीणों के लिए एक बार बीमार पड़ जाने पर मामूली बीमारी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। क्योंकि उनका शरीर कमजोर था और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, और जनजाति में केवल एक ही चिकित्सक था जो उच्च वर्ग की सेवा करता था, इसलिए गरीब लोग ठंड से होने वाली बीमारी से मरने के लिए अभिशप्त थे। ये यून को खबर सुनकर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। टाइफाइड सुनने में तो सर्दी जुकाम जैसा लगता था, लेकिन असल में यह एक जीवाणु संक्रमण था। ये यून को यकीन नहीं था कि इस अजीब दुनिया में होने वाला टाइफाइड धरती पर होने वाले टाइफाइड जैसा ही है या नहीं। लेकिन इतने सारे लोगों के बीमार होने से तो यही लगता था कि यह किसी तरह की संक्रामक बीमारी है। ये यून को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आम संक्रामक रोग आमतौर पर पानी या हवा के माध्यम से फैलते हैं। लेकिन जो ग्रामीण वीरान हड्डियों को शुद्ध कर रहे थे वे उस कड़ाहे में बंद थे जहां तापमान बहुत अधिक था। लगातार उच्च तापमान और कम आर्द्रता की स्थिति में अधिकांश सामान्य वायरसों का जीवित रहना मुश्किल होगा। यदि कोई प्रकोप होता भी है तो वह दूसरों से फैलेगा, न कि उन लोगों से जो वीरान हड्डियों को परिष्कृत कर रहे हैं। क्या ये कोई ऐसा वायरस हो सकता है जो शुष्क परिस्थितियों में आसानी से फैलता हो? ये सोचकर ये यून का दिल बैठ गया। ग्रामीणों के बीमार पड़ने का मामला इतना आसान नहीं था। 5 लोगों के बीमार पड़ने से लियान कबीले के लोग और विशेष रूप से वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने वाले बाकी लोग घबरा गए। उनके वहां मौजूद होने से उन्हें कभी भी यह बीमारी हो सकती थी। जीवन कठिन होने के बावजूद कोई भी मरना नहीं चाहता था। सौभाग्यवश लियान कबीले के उच्च अधिकारियों ने इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया। कुलपिता ने आगे आकर लोगों को शांत किया और बीमार लोगों में से प्रत्येक को एक लाल गोली दी। गोली का आकार लोंडान फल जितना था और वह खून की तरह लाल थी। कुलपति के अनुसार यह एक अत्यंत महंगी जड़ी बूटी थी जिसे परिष्करण से प्राप्त किया गया था। प्रत्येक गोली की कीमत करोड़ों में थी। कुलपति ने बीमारों को इसे गर्म पानी के साथ निगलने का निर्देश दिया। दवा लेने के बाद रोग ठीक हो जाएगा। और जिन बीमारों ने गोली खाए उन्हें पहले दिन बेहतर महसूस हुआ और रात भर सोने के बाद वे ऊर्जावान महसूस करने लगे। दूसरे दिन शाम तक वे सामान्य लोगों की तरह हो गए थे। तीसरे दिन बीमार लोग पहले से भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त थे, बीमारी से पहले की तुलना में बेहतर थे। इसके अलावा कुलपति ने बीमार पड़े सभी ग्रामीणों को हथेली के आकार का बेकन का टुकड़ा बांटा। यह मांस था जो इन ग्रामीणों ने महीनों से नहीं देखा था। यह उनके लिए एक बड़ा उपहार था। गरीबों ने बेकन के इस टुकड़े को बहुत महत्व दिया और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाया। उनमें से कुछ ने इसे अपने बच्चों को दिया, कुछ ने अपनी पत्नियों को। लियान कबीले द्वारा बीमारों को गोलियां और बेकन बांटने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कष्ट भोग रहे लोगों ने न्यायाधिकरण की भलाई के लिए ऐसा किया और निर्जीव हड्डियों को शुद्ध करने के लिए और भी अधिक मेहनत की। कुछ तो बीमार पड़ने की कामना भी करते थे ताकि उन्हें एक ऐसी गोली मिल सके जिससे वे और भी अधिक ऊर्जावान महसूस करें और उन्हें बेकन का एक टुकड़ा भी मिल जाए। ये खबर ये यून तक पहुंचते ही उसने भौहें चढ़ा ली। एक ऐसी गोली जो बीमारी को ठीक कर दे और उन्हें बेहतर महसूस कराए। हालांकि ये यून के पास कोई चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वह जानता था कि गोली खाने के बाद इतने बड़े प्रभाव का होना निश्चित रूप से किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जो लोगों को उत्तेजित करती है, जिसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित औषधियां जैसे उत्तेजक पदार्थ थे जो किसी व्यक्ति की क्षमता को प्रज्वलित कर सकते थे। ये यून को इस बात पर विशेष रूप से संदेह था कि लियान कबीले के उच्च अधिकारी उनके द्वारा अत्यंत मूल्यवान जड़ी बूटियों से बनी गोलियां बांटने की खबर फैला रहे थे। लियान कबीले के लोग इतने उदार कभी नहीं हो सकते थे। वैसे भी उदार होने के लिए उनके पास कीमती जड़ी बूटियां होनी चाहिए थी, और ये उनके नजरिए से लियान कबीले के उच्च वर्ग के लोग भी गरीब थे। ये तो वही बात हो गई कि चोर ही दूसरे चोर को चोर कह रहा है। उनके पास संसाधन भी सीमित थे और उन्होंने सब कुछ लियान चेंगयू पर खर्च कर दिया था, तो वे गरीबों को जड़ी बूटियां कैसे बांट सकते थे। एक और दिन लियान कबीले ने जड़ी बूटियों का अवशेष बांटा। ये अवशेष लियान चेंगयू द्वारा उपयोग किए जाने के बाद बचे थे। ये उन लोगों के लिए थे जिन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निर्जीव हड्डियों को परिष्कृत किया था। जिन लोगों को ये अवशेष मिले वे स्वाभाविक रूप से आभारी थे।